Hello everyone, my name is Priyanka. I am biology faculty in Resonance. Today we will revise CBSE term 2 syllabus of biology class 10th. So our first chapter is reproduction. What is the meaning of reproduction? Reproduction word का मतलब होता है to reproduce. That is, this is the process in which organisms produce offsprings of their own kind. ये वो process होती है जिसमें organisms जो होते हैं अपनी ही तरीके की species को produce करते हैं in order to increase their number. Now we will discuss the type of reproduction. There are two types of reproduction. दो तरीके के reproduction होते हैं. One is asexual and the other one is sexual reproduction. The type of reproduction, asexual and sexual. What is the difference between sexual and asexual reproduction? Asexual, that is without sexes or without gametes. Asexual is a type of reproduction in which no gametes are involved, जिसमें कोई gametes involve नहीं होते हैं. That is, यहाँ पर gametogenesis नहीं होता है. Then, अगर यहाँ पर gametes नहीं है तो यहाँ पे fertilization भी हमें देखने को नहीं मिलेगा. तो यहाँ पे fertilization भी नहीं होता है. Then, it is uniparental, इसमें single parent ही involve होते हैं. That is, सिंगल पेरेंट से ही जो प्रोजेनी होती है वो प्रोड्यूस होती है विदाउट गैमीट फॉर्मेशन एज वेल एज विदाउट फर्टिलाइजेशन. एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो भी हमें प्रोजेनी मिलती है वो पूरी की पूरी अपने पेरेंट से, अपने पेरेंट इंडिविजुअल से, ऑर्गेनिज्म से आइडेंटिकल होती है. ऑन द अदर हैंड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंसिस्ट और इट इन्वॉल्व्स टू टाइप्स ऑफ gametes as well as two types of sexes. यहाँ पर दो sexes involve होते हैं, male and female. Hence यहाँ पर two gametes फॉर्म होते हैं, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट. सिंस यहाँ पर दो गैमीट्स इन्वॉल्व हैं तो इन दोनों गैमीट का फ्यूजन भी हमें देखने को मिलता है. द फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हमें देखने को मिलती है, गैमीट फॉर्मेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है और ये बायपेरेंटल होता है. ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. अब सिंस यहाँ पर बोथ द पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड in this process, both the parents are involved, so the progeny shows variation. जो progeny हमें मिलेगी as a result of sexual reproduction, उसमें हमें दोनों के ही characters देखने को मिलेंगे, that is male and female. So this is the type of reproduction. Next we will discuss, we will see the type of asexual reproduction in a little detail. Asexual reproduction के जो types होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं. First one is fission. Fission में क्या होता है, जो parent ऑर्गेनिज्म होता है वो डिवाइड होता है इनटू टू और मोर ऑर्गेनिजम्स और इनटू टू और मोर डॉटर सेल्स. अब वो जो डॉटर सेल्स होती हैं वो रिप्रोड्यूस होती हैं, वो मैच्योर होती हैं इनटू एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म. तो इसे हम फिजन कहते हैं. अगर डॉटर सेल्स टू इन नंबर फॉर्म होती हैं देन वी कॉल इट एज बाइनरी फिजन. एग्जाम्पल इज अमीबा. इफ the fission leads to multiple daughter cell, then we call it as multiple fission. Example is plasmodium. हमें plasmodium में multiple daughter cells देखने को मिलती हैं and each and every cell will mature into an individual. नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन. ये हमें स्पायरोगैरा में देखने को मिलता है. फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जो स्पायरोगैरा होता है वो एज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अपनी ही बॉडी को, इंडिविजुअल जो होता है वो बॉडी को डिवाइड कर लेता है इनटू स्मॉल पार्ट्स. वी कॉल इट एज फ्रेगमेंट्स. ईच एंड एवरी फ्रेगमेंट विल रिप्रोड्यूस इनटू एन इंडिविजुअल और इसी प्रोसेस को हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं. Third one is regeneration. Regeneration is the process by which organisms regain their lost body part. जो organism होता है वो अपने lost body part को फिर से regain करता है, तो इसे हम regeneration कहते हैं. इसका example यहाँ पे planaria given है. But कुछ organism में क्या होता है, जो regeneration process होती है वो as a mode of reproduction conduct होती है. Regeneration की हम definition बोल रहे हैं that it is the process by which ऑर्गेनिज्म रीगेन इट्स लॉस्ट बॉडी पार्ट. इसका जो एग्जाम्पल होगा इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो इसका एग्जाम्पल होगा यहाँ पर स्टारफिश. स्टारफिश क्या करती है, अपनी एक आर्म को कट कर देती है इन ऑर्डर टू इन द मोड ऑफ फॉर द मोड ऑफ डिफेंस. वो अपनी एक आर्म को कट कर देती है क्योंकि उसे पता है वो उसको रीजनरेट कर सकती है.
उसी तरीके से जो लिजार्ड होती है वो भी अपनी टेल को कट कर देती है, क्योंकि उसे पता है वो अपनी टेल को रीजनरेट कर सकती है। बट जो टेल कट होकर अलग हुई है और जो आर्म कट होकर बाहर डिटैच हुई है, वो पूरा इंडिविजुअल नहीं बनाएगी। ये जो स्टारफिश होगी ये न्यू आर्म को रिप्रोड्यूस कर लेगी, बट ये जो कट होकर आर्म डिटैच हुई है वो पूरे ऑर्गेनिज्म को फॉर्म नहीं करेगी। तो इट इज द प्रोसेस, अगर हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चले तो इट इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स रीगेन इट्स लॉस्ट बॉडी पार्ट। बट कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, जैसे कि प्लेनेरिया, कुछ ऑर्गेनिज्म में ऐसा होता है प्लेनेरिया अपने ही डिफरेंट पार्ट्स में खुद की बॉडी को ही डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है। नाउ इन दिस केस, प्लेनेरिया के केस में ईच एंड एवरी पार्ट विल रिप्रोड्यूस इनटू एन इंडिविजुअल। हर पार्ट इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। यहाँ पर क्या हो रहा था, जो पार्ट लॉस्ट हुआ था सिर्फ वही रीगेन हो रहा था, बट जबकि जो लॉस्ट पार्ट था, जो लॉस्ट पार्ट डिटैच हुआ था, वो पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं बना रहा था। बट प्लेनेरिया के केस में क्या होता है, प्लेनेरिया रीजनरेशन प्रोसेस को एज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कंडक्ट करवाता है और उसका हर पार्ट जो होता है एक इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन अराइज होता है वो होता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। इट इज द मेन टॉपिक एंड वी कैन से द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में अराइज फ्रॉम दिस सेक्शन। ये क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, फ्रेगमेंटेशन रीजनरेशन में क्या डिफरेंस होता है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर। बडिंग is the process in which a small outgrowth is formed over the body or inside the body of organism. Now that bud-like structure, it gain its nutrition from the parent individual, and when it become fully mature, then it detaches itself from the parent and it will grow individually. वो parent पे एज अ बर्ड ग्रो करता है और न्यूट्रिशन लेता रहता है फ्रॉम द पेरेंट। जब वो पूरा फुल्ली मेच्योर हो जाता है तो वो अपने आप को डिटैच कर लेता है और वो इंडिविजुअली ग्रो करता है। अगर वो बर्ड है ओवर द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी फॉर्म हो रही है तो हम उसे एक्सटर्नल बर्डिंग कहते हैं। एग्जाम्पल इज हाइड्रा। इंटरनल बर्डिंग हमें किस में देखने को मिलती है, जब बर्ड इंटरनली बॉडी के अंदर फॉर्म होते हैं तो उसे हम इंटरनल बर्डिंग कहते हैं। वेजिटेटिव propagation. Vegetative propagation is a type of reproduction found in plants in which new plants are formed by the vegetative parts of the plant. जो new plants होते हैं वो हमें किस तरीके से मिलते हैं, plant के ही vegetative parts से मिलते हैं। Now what are the vegetative parts? Vegetative parts include root, stem and leaves. Root, stem, leaves से हमें हम डिफरेंट न्यू इंडिविजुअल्स को फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी दो मेथड से किया जाता है, वन इज नेचुरल एंड द अदर वन इज आर्टिफिशियल। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन रूट से, स्टेम से और लीफ से होता है। किस तरीके से होता है, जैसे कि राइजोम है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ जिंजर। राइजोम इज एन अंडरग्राउंड स्टेम which consists or which contains nodes and internodes. It also contains adventitious buds also. Buds is also there. Buds is responsible, or we can say it has the potential to grow into an individual plant. ये एक इंडिविजुअल प्लांट को फॉर्म करने के लिए पोटेंशियल होती है, इसमें इतनी पोटेंशियल होती है तो हमने अंडरग्राउंड स्टेम से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन हुआ। नेक्स्ट, this is potato, which is again an example of underground stem. So this potato contains eyes in it. Eyes is having potential to grow into an individual. Eyes में जो होती हैं पोटैटो के ऊपर प्रेजेंट होती है, एडवेंटिशियस होती हैं इन नेचर और ये न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करने के लिए केपेबल होती हैं। तो हम स्टेम से, रूट से, लीफ से न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये नेचुरल प्रोसेस होती है, हमने कुछ नहीं करा है, नेचुरल ही ये प्रोसेस होती है और हम इसको नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक टर्म देते हैं। On the other hand, this is the example of Bryophyllum. Bryophyllum के केस में क्या होता है, Bryophyllum प्लांट की जो लीव्स होती है उसकी मार्जिन पे बर्ड्स डेवलप होने लग जाती है। अब वो जो बर्ड्स होती है जहाँ पर भी गिरती है, फॉल ऑफ होती है, वहीं पे ही वो न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करती है। तो इसमें हमने क्या देखा कि जो डिफरेंट पार्ट्स है, जो प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स है इंक्लूडिंग रूट, स्टेम और लीव्स, they have some or the other adventitious parts in it. उनमें एडवेंटिशियस पार्ट्स हैं, वो एडवेंटिशियस पार्ट्स जैसे कि बर्ड्स हो गया या कोई एडवेंटिशियस रूट्स हो गई, तो वो डेवलप होती हैं, वो इतनी कैपेबल होती हैं कि वो न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर सकें। तो अगर हम उन
पार्ट्स में से बर्ड्स को निकाल लें, एडवेंटिशियस पार्ट्स को अगर हम रिमूव कर लें और उसको सो कर दें अंडर द सॉइल, तो वो पूरा प्लांट का फॉर्मेशन कर सकती हैं। तो दीज आर द मेथड्स विच कंसिस्ट और वी कॉल इट एज नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ऑन द अदर हैंड देयर इज अनदर मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, दैट इज द आर्टिफिशियल मेथड। आर्टिफिशियल मेथड में क्या होता है, इट कंसिस्ट और वी कॉल इट एज टिश्यू कल्चर, जिसमें हम एक टिश्यू को कल्चर करवाते हैं इन ऑर्डर टू फॉर्म अ न्यू प्लांट, ताकि हम न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर सकें। इसका मेन मोटिव क्या है? इसका मेन मोटिव ये है कि हम जो नंबर हैं प्लांट के वो इंक्रीज कर सकें इन अ शॉर्ट टाइम स्पैन। शॉर्ट टाइम स्पैन में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कर सकें, यील्ड हमें मैक्सिमम मिले, इसलिए हम ये सारे मेथड को, टिश्यू कल्चर जो आर्टिफिशियल मेथड है, उसे हम फॉलो करते हैं। जो हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन नेचुरल मेथड्स पढ़े वो नेचुरल अकरिंग होते हैं, उसमें मैन मेड, हमारा मैनुअली कोई रोल नहीं होता है। ऑन द अदर हैंड टिश्यू कल्चर में क्या होता है, हम प्लांट के लीफ में से, स्टेम में से या फिर रूट में से टिश्यू लेते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। उस सपोज कीजिए हमने लीफ में से कोई टिश्यू लिया, उस टिश्यू को हम नाम देते हैं एक्सप्लांट, उस टिश्यू को हम बोलते हैं एक्सप्लांट। फिर उसे हम न्यूट्रिएंट मीडिया पे ग्रो कराते हैं। दिस इज व्हाट, दिस इज न्यूट्रिएंट मीडिया। Nutrient media is a solution which contains nutrients in it, which are responsible for the growth and development of a new plant. जो plant की growth और development के लिए ज़रूरी होते हैं, वो nutrients हम एक solution बनाते हैं, और उस solution में हमने जो explant लिया था, जो हमने टिश्यू एक्सट्रैक्ट किया था प्लांट की रूट में से, शूट में से या लीफ में से, किसी भी हम पार्ट में से टिश्यू ले सकते हैं, उसे हम एक्सप्लांट कहते हैं। फिर उसे हम न्यूट्रिएंट मीडिया में ग्रो करवाते हैं, ताकि उसे न्यूट्रिएंट्स, हम मतलब हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम आर्टिफिशियली उसे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करा रहे हैं इन ऑर्डर टू ग्रो, ताकि वो ग्रो हो सके। आर्टिफिशियल कंडीशन है, स्टेरिलाइज कंडीशन है, लैब्स में ये काम हो रहा है, तो हम उन्हें न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो जो टिश्यू होता है वो फर्दर ग्रोथ करता है, वो डिवाइड होता है और एक अनडिफरेंशिएटेड अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल्स फॉर्म होते हैं, जिसे हम टर्म देते हैं कैलस। अब ये जो कैलस होता है धीरे धीरे डेवलप होता है और वो सीडलिंग में कन्वर्ट हो जाता है, और ऐसे बहुत सारे सीडलिंग्स हमें देखने को मिलते हैं, प्लांटलेट्स देखने को मिलते हैं यहाँ पे हमें। और ये प्लांटलेट्स को हम आफ्टर their maturation or after their development we can transplant them in the large field। फिर हम उन छोटे छोटे इन प्लांटलेट्स को हम फील्ड में ट्रांसप्लांट करा सकते हैं इन ऑर्डर टू ग्रो, इन ऑर्डर टू गेट द प्रोडक्टिविटी, ताकि हम उनसे प्रोडक्टिविटी ले सके। तो ये एक तरीके का आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, जिसमें हमने एक टिश्यू हमने कहाँ से लिया था, रूट, स्टेम और लीफ से हम ले सकते हैं। हमने एक टिश्यू से पूरा प्लांट को डेवलप करा दिया, सिर्फ एक टिश्यू से। अब वो टिश्यू किसी से भी हो सकता है, और उस एक टिश्यू से हमने नंबर ऑफ प्लांट्स को ग्रो कराया इन द सेम फील्ड। तो इट इज अ प्रोसेस टू इंक्रीज द नंबर ऑफ प्लांट। Next is reproduction in flowering plant. This is one of the most important part of this chapter. Flowering plant में सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर ये जनरली पूछा जाता है, ड्रॉ द वेल लेबल डायग्राम ऑफ फ्लावर एंड ऑल्सो डिस्क्राइब द डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को डिस्क्राइब कीजिए और फ्लावर का डायग्राम ड्रॉ कीजिए। ये क्वेश्चन अराइज होता है फ्रॉम दिस सेक्शन। सो फर्स्ट वी शुड नो द डायग्राम of flower. Flower consists of 4 whorls. Flower में 4 whorls present होते हैं। What are whorls? Whorls are the circular arrangement of floral parts. Now 4 whorls consist of 2 essential and 2 non-essential whorls. जो 4 whorls होते हैं उसमें 2 essential whorls होते हैं और 2 non-essential whorls होते हैं। जो 2 non-essential whorls होते हैं, it consists of sepals and petals. Now what are sepals? Sepals are the green parts of the flower. जो green leaves होती हैं उन्हें हम, जो green petals होती हैं उन्हें हम sepals कहते हैं, not petals। जो green parts होते हैं flower के उन्हें हम sepals कहते हैं। ये bud stage पे flower को protect करके रखते हैं। And the next is petal. Petal are the colored parts of the flower which helps in attracting the insects during pollination. ये pollination के टाइम पर insects को attract करते हैं।
Then the essential walls consists of male and female reproductive part. जो essential walls होते हैं वो male reproductive part और female reproductive part के बनते हैं. पहले हम male reproductive part देख लेते हैं. Male reproductive part of a flower is known as stamen. Stamen consists of further two parts, anther, which is the topmost part, and the other one is filament, by which this anther is attached to the thalamus of the flower. Now the female reproductive structure is known as carpel. Carpel consists of three parts: the uppermost stigma, then the connective link is the style, and then the ovary, which is the basal swollen part which contains ovule in it. So stigma, style and ovary, and the part on which this ovary and the different parts are, from that part different parts are arising, is known as receptacle. receptacle वो part होता है जहाँ से ये सारे parts जो होते हैं arise होते हैं. So female reproductive part is carpel and the male reproductive part is stamen. In this stamen, anther contains pollen grain in it. एंथर के अंदर क्या होता है? पोलन ग्रेन होते हैं और पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं विच विल टेक पार्ट और विच विल पार्टिसिपेट इन द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस. ऑन द अदर हैंड दिस ओवरी विच इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इट कंटेन्स ओव्यूल इन इट. इसके अंदर ओव्यूल होता है और ओव्यूल के अंदर एग सेल प्रेजेंट होता है विच विल अगेन पार्टिसिपेट इन द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस. सो all the sepals, one more term is there, all the sepals collectively, all the sepals are known as calyx and all the petals are collectively known as corolla. Stamen, in case of stamen, all the stamens collectively known as androecium and all the carpels collectively known as gynoecium. So this is the basic structure of flower which we should know. It may be asked in the exam. वो लोग पूछ सकते हैं कि draw the well labeled diagram of flower and also describe the double fertilization process. वो हम लोग अभी देखते हैं. Now for fertilization process के लिए पहले pollen grain को स्टिग्मा तक पहुंचना होगा, तभी तो वो ओव्यूल तक पहुंच पाएगा. तो ये जो प्रोसेस होती है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन. उसे हम पॉलिनेशन कहते हैं. इट इज अ प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज. ये प्री फर्टिलाइजेशन के पहले होने वाली स्टेप होती है जिसमें पोलन ग्रेन जो होते हैं अपने पार्ट से, अपने मेल प्रोडक्टिव पार्ट से फीमेल प्रोडक्टिव पार्ट की डिस्टेंस को कवर करते हैं. तो पोलिनेशन इज अगेन ऑफ टू टाइप्स. ये भी दो तरह के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, दिस इज द सेम फ्लावर, ये सेम ही फ्लावर है, सिंगल फ्लावर है, इसके एंथर में पोलन ग्रेन है. अब ये पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. वो सेम फ्लावर से ही जा रहे हैं टू द सेम फ्लावर, मतलब सेम फ्लावर में ही ये पॉलिनेशन हो रहा है, तो हम इसे बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन. क्रॉस पॉलिनेशन के केस में क्या होता है, अगर सपोज कीजिए यहाँ पे दो फ्लावर हैं बट ये दोनों फ्लावर ही सेम प्लांट के हैं. एक पौधा है, एक पॉट लगाया हुआ है, एक गमला लगाया हुआ है हमने, उसमें दो ये फ्लावर हैं, तो सेम स्पीशीज है, स्पीशीज सेम है, फ्लावर दो हैं. अब यहाँ से एंथर से पोलन ग्रेन ट्रांसमिट होते हैं टू द स्टिग्मा ऑफ टू डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट. सेम प्लांट में हो रहे हैं, सेम फ्लावर में हो रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, फ्लावर दो हैं बट प्लांट सेम है, तो उसे हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन. फ्लावर दो हो गए बट पौधा एक ही था, तो उसे हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन. क्रॉस पॉलिनेशन इज अगेन ऑफ टू टाइप्स, geitonogamy and xenogamy. So basically we should know the cross pollination, self pollination between the transfer of pollen grain from anther to stigma of the same flower, and cross pollination the transfer of pollen grain from anther to stigma of two different flower of the same plant. वो same plant के भी हो सकते हैं और वो different plant के भी हो सकते हैं. Then we call it as cross pollination. Now the double fertilization, which is the most important topic. डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस पे क्वेश्चन बनता ही बनता है. डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, अब जो पोलन ग्रेन थे वो स्टिग्मा पर आ गए,
स्टिग्मा पर वो लैंड कर गए और वो स्टिग्मेटिक सिक्रीशन को एब्जॉर्ब करते हैं, स्वोलन हो जाते हैं, एब्जॉर्प्शन की वजह से वो स्वेल्स अप हो जाते हैं। बिकॉज ऑफ दैट हमें पता है जो पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर होता है इट कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर, वो 2 लेयर का बना हुआ होता है। द आउटर वन इज एक्साइन एंड द इनर वन इज एंटाइन। जब वो स्टिग्मेटिक सिक्रीशन को एब्जॉर्ब करते हैं तो जो एक्साइन होती है वो बर्स्ट आउट होती है और जो एंटाइन होती है वो बाहर ग्रो करती है in the form of germ tube. The entine will come out in the form of germ tube. जो एक्साइन होती है वो बर्स्ट होती है और एंटाइन germ tube के फॉर्म में बाहर आती है। अब ये जो है ये यहाँ पर हमने देख रहे हैं germ tube और we can say the pollen tube. हम इसे pollen tube भी कह सकते हैं और germ tube भी कह सकते हैं। This is the pollen tube. Now this pollen grain कंटेन मेल गैमीट एंड पोलन ग्रेन के अंदर था मेल गैमीट जैसे ही पोलन ग्रेन बर्स्ट होता है, जर्मिनेट होता है और पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है तो वो जो 2 मेल गैमीट होते हैं वो पोलन ट्यूब में एंटर कर जाते हैं। पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब फॉर्म करती है, इसमें 2 मेल गैमीट एंटर हो जाते हैं और फिर वो माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू ओव्यूल में एंटर कर जाती है। जो पोलन ट्यूब होती है वो माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू, ये क्या था, ये हमारा माइक्रोपाइलर एंड था और इसके थ्रू वो ओव्यूल के अंदर एंटर हो जाती है। अब ओव्यूल में क्या प्रेजेंट था, ओव्यूल में एग सेल प्रेजेंट होते हैं। ओव्यूल के अंदर एग सेल प्रेजेंट होता है सराउंडेड बाय द सिनर्जिड सेल और सेंटर में पोलर सेल प्रेजेंट होता है। अब जो 2 मेल गैमीट पोलन ट्यूब के थ्रू अंदर आए थे उसमें से एक मेल गैमीट एग के साथ फ्यूज हो जाता है और ज़ायगोट का फॉर्मेशन करता है और जो दूसरा मेल गैमीट होता है वो पोलन ग्रेन के साथ, वो पोलन न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो जाता है और एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। और क्योंकि यहाँ पर 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है इसीलिए हम इसे डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। वन मेल गैमीट fuse with the egg cell, both are haploid in nature, hence as a result of which zygote is formed. zygote फॉर्म होता है which is diploid in nature. तो ये तो हो गई हमारी सिनगैमी, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिनगैमी क्योंकि यहाँ पर फ्यूजन हो रहा है एग सेल और मेल और फीमेल गैमीट का। जो दूसरा मेल गैमीट होता है वो फ्यूज होता है विथ द पोलर न्यूक्लियर जो कि सेंटर में प्रेजेंट होता है एंड इट विल फॉर्म द एंडोस्पर्म, जिसकी वजह से क्या बनता है, जिसकी वजह से एंडोस्पर्म फॉर्म होता है। Now this second male gamete is again haploid in nature. On the other hand, जो polar nuclei होता है वो diploid in nature होता है. This diploid and haploid combine and they fuse to form the triploid endosperm. Triploid endosperm का formation होता है which is nutritive in nature and it provides nutrition to the growing zygote. वो zygote को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, इसे हम ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। ट्रिपल फ्यूजन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हैप्लॉइड जो होता है फ्यूज होता है विद द डिप्लॉइड और यहाँ पर 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है इसलिए इस प्रोसेस को हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं विच इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इस तरीके से हमें डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को डिस्क्राइब करना है अगर पूछा जाता है तो। नाउ व्हाट अबाउट द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या होता है, जितने भी सेपल्स, पेटल्स और स्टेमन होते हैं वो विदर हो जाते हैं, वो शेड ऑफ हो जाते हैं और जो ओवरी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू फ्रूट, जो ओव्यूल होता है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू सीड और जो कोटिंग होती है ओव्यूल की वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू सीड
कोट. So these are the post fertilization. और जितने भी sepals, petals, stamens होते हैं वो wither हो जाते हैं, fall off हो जाते हैं. So these are the post fertilization event. ये question बनता ही बनता है. Draw the well labeled diagram of flower. Draw what do you mean by the double fertilization and also describe the post fertilization event. तो ये भी पूछा जाता है. This is again the important one. Next. Now the seed is formed after the fertilization. Seed again are of two type. दो तरह के seed होते हैं, dicot and monocot. If there is only one cotyledon, then we call it as monocot. Now what is cotyledon? Cotyledon contain it is a reservoir of nutrition जो nutrition provide कराती है to the growing seed so that it can develop into a seedling. तो monocot जिसमें सिंगल कॉटिलेडन होता है, जिसमें दो कॉटिलेडन होते हैं, उसे हम डाइकॉट कहते हैं. एग्जाम्पल इज बीन सीड एंड एग्जाम्पल ऑफ मोनोकॉट इज कॉर्न सीड, दैट इज भुट्टा. जो हम भुट्टा खाते हैं वो मोनोकॉट का एग्जाम्पल होता है. अब इसमें रेडिकल प्रेजेंट होता है और प्लूम्यूल प्रेजेंट होता है विच फर्दर गिव राइज टू द शूट. जो प्लूम्यूल इमर्ज आउट होता है सीड में से वो आगे जाकर शूट का फॉर्मेशन करता है और जो रेडिकल इमर्ज आउट होता है फ्रॉम द सीड वो आगे जाकर रूट का फॉर्मेशन करता है. तो दिस मच वी हैव टू राइट, दिस मच इज सफिशिएंट. नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. अब हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स किस तरीके से होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में से जो क्वेश्चन अराइज होते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन ये होता है, ड्रॉ द वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वेल लेबल डायग्राम ड्रॉ कीजिए. एक बार हम शॉर्ट ब्रीफ में देख लेते हैं क्या होता है. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड सम एसेसरी ग्लैंड्स आर आल्सो देयर. Now this reproductive organ consists of primary reproductive organ, that is testes, and the accessory reproductive organ consists of sperm duct and the penis. जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं इन्हें हम दो कैटेगरीज में पढ़ते हैं. प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसमें हम टेस्टीज के बारे में पढ़ते हैं. टेस्टीज इज द मेल वी कैन से प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी मेल reproductive organ because it helps in the formation or it produces the male gamete and it also produces the hormone which is known as male sex hormone, that is the testosterone. ये इसका जो फंक्शन होता है वो दो होता है, दैट इज एक तो मेल गैमीट का फॉर्मेशन करती है, दूसरा ये मेल सेक्स हार्मोन का भी फॉर्मेशन करती है, उसका सिक्रीशन करती है. मेल सेक्स हार्मोन दैट इज द टेस्टोस्टेरोन जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मेल सेक्सुअल कैरेक्टर. मेल सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इन केस ऑफ मेल. ऑन दी अदर हैंड जो एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, उसमें हम स्पर्म डक्ट्स पढ़ते हैं. स्पर्म डक्ट्स हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ स्पर्म, जो स्पर्म को कंडक्ट करती है फ्रॉम द टेस्टिस अप टू द वजाइना. जो स्पर्म को लेकर जाती है, कैरी करती है फ्रॉम द साइट ऑफ देयर प्रोडक्शन टू द वजाइना. जो वजाइना तक उसे स्पर्म को लेकर जाती है उसे हम स्पर्म डक्ट्स कहते हैं. इनमें हम दो तीन डक्ट्स पढ़ते हैं. एग्जाम्पल इज एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, यूरेथ्रा एंड द लास्ट part of accessory reproductive organ is the penis which is the male external genitalia. ये male external genitalia होता है और ejaculatory organ होता है through which जो sperm होते हैं वो transmit किए जाते हैं into the body of a female. Along with this, these are the reproductive organs जिसमें हमने एक primary sex organ पढ़ा और accessory reproductive organs पढ़े. On the other hand, there are some glands which secrete some or the other chemical, जो कुछ ना कुछ chemical secrete करेंगे. Now that chemical will help in the conduction of sperm, जो sperm के conduction में help करते हैं. Seminal vesicle will produce the fluid, seminal fluid which contain fructose in it. It gives or it provides energy to the sperm so that it can be carried up to the vagina. This prostate gland will also secrete some chemicals which again helps in the conduction of sperm. Then the Cowper's gland, the secretion of this will makes the
journey or will make the journey or the conduction of sperm or the semen easy so that it can be transmitted easily into the vagina of the फीमेल. सो ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये कुछ ना कुछ सिक्रीशन करते हैं, इनका पर्टिकुलर सिक्रीशन होता है और वो जो सिक्रीशन होता है स्पर्म के कंडक्शन में, सीमन के कंडक्शन में हेल्प करता है. जो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मेन क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है वो होता है ड्रॉ द वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वेल लेबल्ड डायग्राम ड्रॉ कीजिए, ये क्वेश्चन बनता है. तो हमें सिंपली मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ड्रॉ करना है, जिसमें हमें पेयर ऑफ टेस्टिस को ड्रॉ करना है प्रेजेंट इन द पाउच लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्क्रॉटम. अब जो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है वो एक क्वेश्चन ऑल बनता है यहाँ पर, दैट व्हाई टेस्टिस आर प्रेजेंट इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्क्रॉटम. वो स्क्रॉटम में क्यों प्रेजेंट होती हैं? बिकॉज जो स्क्रॉटम का टेम्परेचर होता है वो 1 to 3 डिग्री सेल्सियस लोअर होता है देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. जो हमारा जो ह्यूमंस का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है उससे 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो होता है टेम्परेचर वो कम होता है, वो लेस होता है इन द स्क्रॉटम. तो ये जो लेसर टेम्परेचर होता है इन स्क्रॉटम इट फेवर्स द स्पर्म फॉर्मेशन, ये स्पर्म फॉर्मेशन को हेल्प करता है. इसीलिए जो टेस्टिस होती हैं वो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती हैं आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विच इज नोन एज स्क्रॉटम. ये क्वेश्चन अराइज होता है दैट व्हाई टेस्टिस आर प्रेजेंट इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड scrotum. Now we have to draw the diagram, well labeled diagram. हमें यहाँ पर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को भी लेबल करना है, ड्रॉ करना है अच्छे से. फिर हमें डक्स भी बतानी है. डक्स कौन कौन सी होगी? एपिडिडाइमस, यूरेथ्रा, वास डिफरेंस, एंड we also have to mention the glands which we have discussed. Seminal vesicle, Cowper's gland. Cowper's gland is also present over here. काउपर्स ग्लैंड भी प्रेजेंट होते हैं. प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसाइकल, काउपर्स ग्लैंड, ये तीनों भी हमें यहाँ पर मेंशन करने हैं बिकॉज दीज आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. अलॉन्ग विद दैट वी हैव टू mention, we have to label the accessory ducts and the primary sex organ. That's it. Next, spermatogenesis. It is the process by which sperms are produced, or we can say the process by which sperms are produced. The male gamete called sperm which produced, and the process is known as spermatogenesis. Spermatogenesis stands for formation. That is, the formation of sperm is known as spermatogenesis. Now, this structure of sperm is also asked. ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है. ड्रॉ द वेल लेबल डायग्राम ऑफ स्पर्म. सब पार्ट्स में पूछा जा सकता है कि आप स्पर्म का डायग्राम ड्रॉ करिए. इट कंसिस्ट ऑफ 4 parts: head, neck, middle piece and tail. Head contains a large nucleus in it, which along with a small cap-like structure which is known as acrosome. Then the neck is narrow and it has a pair of centriole which helps in the cell division in further stages. Then the middle piece contain mitochondria in it which provides energy for the movement of sperm. And finally the tail which helps sperm to move. Since we know that sperms are motile in nature. Female reproductive system, यही क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा. दैट इज मेल और फीमेल, या तो मेल पूछ सकते हैं या फिर फीमेल पूछ सकते हैं. ड्रॉ द वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर ड्रॉ द वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. दोनों में से कोई भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूछा जा सकता है. ये चॉइसेस में भी आ सकते हैं, जैसे एक मेल का पूछ लिया या फिर कुछ और क्वेश्चन उसके साथ चॉइस में दे दिया, बट कोई एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जनरली पूछा जाता है. तो ये भी इम्पॉर्टेंट है. रिप्रोडक्शन चैप्टर अपने आप में ही बहुत बड़ा है और इसका हर पार्ट इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें हम फ्लावरिंग में रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, एसेक्सुअल, सेक्सुअल पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं. तो हर एरिया से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं. बट जनरली जो क्वेश्चन बनते हैं वो डबल फर्टिलाइजेशन से बनते हैं, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बनते हैं, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, डिफरेंस से बनता है. ये क्वेश्चन तो जनरली बनता ही है. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगेन कंसिस्ट ऑफ primary sex organ, that is ovary, because it forms
the female gamete called egg, and it also secretes the hormones, we can say the estrogen and the progesterone. Female sex hormone, that is the estrogen and progesterone, is also secreted by this ovary, so we call it as primary sex organ. And the remaining accessory reproductive organ in case of female is fallopian tube, then the uterus, cervix, and finally the vagina. These are the accessory reproductive organs of female. Fallopian tube contains fimbriae in it, which catches the egg during the ओव्यूलेशन. जब ओव्यूलेशन होता है तो जो फिम्ब्रे जो कि एक पार्ट होता है फेलोपियन ट्यूब का, वो एग को रिसीव करती है. अब आफ्टर एंटरिंग इनटू द फेलोपियन ट्यूब, यहाँ पर आने के बाद फेलोपियन ट्यूब में ही जो साइट होती है फर्टिलाइजेशन की, वो फेलोपियन ट्यूब ही होती है. फेलोपियन ट्यूब इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. ये क्वेश्चन 1 मार्क में पूछा जा सकता है कि फेलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो होती है वो कैरी आउट होती है. Uterus consists of 3 layers. The outer one is the perimetrium, the middle one is myometrium, and the inner one is the endometrium. Now this myometrium is muscular in nature. It is made up of muscles. This endometrium, which is the innermost, it consists of blood vessels. It is made up of blood vessels. So this endometrium lining plays a major role in menstrual cycle. On the other hand, this myometrium, this plays a major role during parturition, that is during the birth of a baby. तो उस टाइम पे दोनों ही अपना अपना रोल प्ले करती हैं. And then the cervix, which is the connective link between the uterus and the vagina, and vagina is the female genitalia. Next, fertilization process. हमने देख लिया male reproductive system and female reproductive system. Now we will see the fertilization, that is the fusion of male and female gamete, or we can say the fusion of sperm or egg cell is known as fertilization, as a result of which zygote is formed, which is diploid in nature. The process of combining the male gamete with the female gamete is known as fertilization. अब development of zygote, oviparous and viviparous. Fertilized eggs are covered by a hard calcareous shell which laid in a safe place in the environment, and young ones hatch out after a period of incubation. The organisms which give birth to or which lay eggs are known as oviparous. On the other hand, the organisms which give birth to young ones are known as viviparous. Oviparous वो organism होते हैं जो eggs को lay करते हैं और फिर उन eggs से जो organism होता है वो hatch out होता है. On the other hand, viviparous are those organisms which produces young ones as a after fertilization. वो fertilization के बाद, development होने के बाद पूरे young ones को birth देते हैं, उन्हें हम viviparous organisms कहते हैं. Now this zygote starts developing in the fallopian tube. जैसा कि हमने कहा था कि जो fertilization process होती है वो fallopian tube में carry out होती है. अब फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट का फॉर्मेशन होता है. जायगोट जो होता है वो स्टार्ट डेवलपिंग इनटू फेलोपियन ट्यूब, वो फेलोपियन ट्यूब में ही डेवलप होने लग जाता है. उसकी जो प्रोसेस होती है डेवलपमेंट की वो फेलोपियन ट्यूब से ही स्टार्ट हो जाती है एंड फॉर्म्स एम्ब्रियो, और वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है धीरे धीरे. दिस लेटर ऑन मूव्स टू यूट्रस. अब वो जो एम्ब्रियो होता है वो मूव करता है फ्रॉम दैट फेलोपियन ट्यूब टू, वो फेलोपियन ट्यूब से मूव करता है इनटू द यूट्रस. यहाँ पे एम्ब्रियो था, अब वो यूट्रस में मूव कर जाता है. नाउ इट गेट्स अटैच टू द यूट्राइन वॉल. अब हमें पता था यूट्रस में क्या था, एंडोमेट्रियम लाइनिंग थी. अब यहाँ पर आकर वो यूट्रस वॉल से, यूट्राइन वॉल से अटैच हो जाता है और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं इम्प्लांटेशन. दैट इज द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो विद द यूट्राइन वॉल इज नोन एज इम्प्लांटेशन. प्लेसेंटल फॉर्मेशन अकर्स बिटवीन द यूट्राइन वॉल एंड द फीटस. अब धीरे धीरे वो जो एम्ब्रियो होता है वो फीटस में डेवलप होने लग जाता है, उसमें ऑर्गेनिजम्स, उसमें ऑर्गन्स डेवलप होने लग जाते हैं. अब ये जो फीटस होता है, जब उसमें उस एम्ब्रियो में छोटे छोटे ऑर्गन्स डेवलप होने लग जाते हैं तो हम उसको टर्म देते हैं एम्ब्रियो से. जो दूसरी टर्म होती है वो होती है फीटस. दैट इज अब फीटस डेवलप हो गया है. अब हम विजुअली देख पा रहे हैं कि कौन कौन से ऑर्गन उसमें डेवलप हो गए हैं, तो उस स्टेज को हम फीटस कहते हैं. अब ड्यूरिंग दैट
फीटल स्टेज एक प्लेसेंटा फॉर्मेशन होता है। जब यहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है तो जो कनेक्टिव लिंक होता है बिटवीन द यूट्राइन वॉल एंड द फीटस, तो उसे हम प्लेसेंटा बोलते हैं, विच इज द कनेक्टिव लिंक between the mother, that is the uterine wall, and the fetus. अब ये जो प्लेसेंटा होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट, सब्सटेंसेस, गैसेस एट्सेट्रा। ये मदर से बेबी में सारी चीज़ों को ट्रांसमिट करता है, फूड, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, इन ऑर्डर टू ग्रो। जो उसकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है वो यूट्राइन वॉल मतलब उस प्लेसेंटा के थ्रू, जो कि लिंक है बिटवीन द मदर एंड द फीटस, तो प्लेसेंटा के थ्रू उसे सब चीज़ डिलीवर करवाता है। और जो भी गैसेस एक्सचेंज होते हैं, जो भी वेस्ट होता है, वो उस प्लेसेंटा के थ्रू ही फीटस जो होता है ट्रांसमिट करता है, उस प्लेसेंटा के थ्रू ही सब एक्सचेंज होता है बिटवीन द मदर एंड द फीटस। The time period for which a developing fetus remains inside the mother's womb is known as gestation period. अब वो time period जब जो fetus होता है वो अपनी mother के womb में रहता है, reside करता है, up till द पार्चुरेशन, जब तक पार्चुरेशन नहीं हो जाता, जब तक वो पीरियड जो होता है उसे हम जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। और इस जेस्टेशन पीरियड का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो ये होता है, दैट इज द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। यहाँ पे कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है ड्यूरिंग दिस पीरियड, एंड दिस पीरियड कंसिस्ट ऑफ 9 months and 40 weeks, और इन केस ऑफ डेज वी कॉल इट एज हाउ मेनी डेज, 280 days. It consists of 280 days. Next slide. Now this question is also asked, what happens if fertilization won't अगर जो हमने पहले पढ़ा वो तो था फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इम्प्लांटेशन होगा, दैट इज द अटैचमेंट ऑफ फीटस विद द यूट्राइन वॉल, एज वेल एज उसके बाद जेस्टेशन पीरियड होगा, फीटल डेवलपमेंट होगा। तो ये सब स्टेजेस कब थी, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन ही नहीं होता है देन व्हाट विल हैपन, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ इफ फर्टिलाइजेशन वोंट, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होता है। तो हमें डायरेक्टली मेंस्ट्रुअल साइकिल को एक्सप्लेन करना है अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो। मेंस्ट्रुअल साइकिल कंसिस्ट ऑफ 4 phases। मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम 4 phases में पढ़ते हैं। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है तो उसे हम मेना कहते हैं, उस टाइम पीरियड को हम मेना कहते हैं इन केस ऑफ गर्ल्स, एंड जब वो स्टॉप होती है, जब वो परमानेंटली स्टॉप हो जाती है गर्ल्स में, तो उसे हम मेनोपॉज कहते हैं। ये प्यूबर्टी के टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल का अकरेंस होता है इन फीमेल। अब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है हम इसे 4 phases में पढ़ते हैं। 1 is menstrual phase, then proliferatory phase, then ovulatory phase, and finally the secretory phase. Menstrual phase, that is the bleeding phase. In this, the endometrium lining, जो endometrium lining थी जिसने अपने आप को प्रिपेयर किया था so that implantation will occur, उसे पता था अगर fertilization हुआ तो implantation भी होगा, तो further developmental stages के लिए उसने खुद को प्रिपेयर किया था। ब्लड वेसल्स का वहाँ पे एक्यूमुलेशन हो गया था, इट गेट्स बल्जी, वो डेवलप हो गई थी सो दैट इट कैन रिसीव द फर्टिलाइज्ड एग, बट फर्टिलाइजेशन तो हुआ ही नहीं। तो फिर क्या होगा, ये जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है ये शेड ऑफ हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, और इसी प्रोसेस को हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, दैट इज द शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग in the form of blood vessels through vagina. We call it this process as menstruation or menstrual cycle. It consists of 3 to 5 days. तो ये जो प्रोसेस होती है, ये जो फेज होता है, ये 3 से 4 दिन, 3 से 5 दिन तक ये कंटिन्यू होता है। जो नेक्स्ट फेज होता है जो हम इसमें स्टडी करते हैं और मेंशन करते हैं वो होता है प्रोलिफरेटिव फेज। अब जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग थी वो शेड ऑफ हो गई है, अब नेक्स्ट साइकिल विल अकर, जो नेक्स्ट साइकिल होगी एग रिलीज होगा फ्रॉम द ओवरी। अब उस एग जो एग रिलीज हुआ है उसे फर्टिलाइज होता है, अगर वो फर्टिलाइज होता है तो फर्दर डेवलपमेंटल स्टेजेस होगी, अगर फिर से फर्टिलाइज नहीं होता है तो फिर से एंडोमेट्रियम लाइनिंग शेड ऑफ हो जाएगी, बट उसके लिए उसे फिर से रीजनरेट होना पड़ेगा। तो इस केस में क्या होता है, ये जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है फिर से रीजनरेट होती है, इट विल स्टार्ट regenerating, it will regenerate, the endometrium lining will regenerate in this phase, that is the proliferative phase, so that it can receive the
फर्टिलाइज एग, ताकि वो फर्टिलाइज एग को रिसीव करे, इसलिए उसको खुद को वापस प्रिपेयर होना पड़ता है। अगर फर्टिलाइजेशन इस केस में इस बार हो गया तो ऑफ कोर्स वो फर्टिलाइज एग को रिसीव करेगी, अगर नहीं होता है तो फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट होती है। अब जो थर्ड फेज होता है वो ओव्यूलेशन होता है। दिस फेज विल अकर फ्रॉम 6 to 13 डेज, ये 6 to 13 डेज तक कंटिन्यू चलता है। Ovulation will occur on the 14th day of menstrual cycle. This is the one day event. ये one day का event होता है। इसमें क्या होता है, जो ओवरी होती है वो एग को रिलीज करती है, वो ओवम को रिलीज करती है इनटू द फेलोपियन ट्यूब, और इसी फेज को, इसी इवेंट को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। द लास्ट फेज इज द सिक्रीटरी फेज। सिक्रीटरी फेज में क्या होता है, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव करती है। यहाँ से जो फेलोपियन ट्यूब था, फेलोपियन ट्यूब से फेलोपियन ट्यूब से फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज एग था, क्योंकि हमने कहा था कि फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब में हुआ था। अब यहाँ पर अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है तो ये फर्टिलाइज्ड एग कहाँ पर आएगा, यूट्रस में आएगा, और एंडोमेट्रियम लाइनिंग उसे रिसीव करेगी। अब इसके बाद क्या होता है, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है और ये फर्टिलाइज्ड एग यूट्रस में एंटर हो गया है, यूट्रस तक पहुंच गया है और वो उससे अटैच हो गया, यूट्राइन वॉल से अटैच हो गया है, तो ओवरी जो होती है वो हार्मोन सिक्रीट करने लग जाती है। वो हार्मोन सिक्रीट करती है विच इज नोन एज प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को रिलीज करती है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द प्रेगनेंसी इन केस ऑफ फीमेल। हम कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर ये तो था जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अगर इन केस फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइज्ड एग यूट्रस में आ जाता है और अब जो प्रेगनेंसी वाली स्टेज होती है वो कंटिन्यू होती है। उस केस में क्या होगा, जो ओवरी थी वो प्रेगनेंसी हार्मोन रिलीज करती है विच इज नोन एज प्रोजेस्टेरॉन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द प्रेगनेंसी इन फीमेल। तो इस केस को हम सिक्रीटरी फेज कहते हैं, क्योंकि इस टाइम पे ओवरी जो होती है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट करती है। तो इस तरीके से हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल को 4 फेजेस में डिस्क्राइब करना है। और इसी तरीके से यहाँ पे कुछ हार्मोन्स गिवन है, FSH, LH। FSH और LH जिनका जो लेवल होता है वो मेंस्ट्रुअल फेज और पॉलीफेरेटरी फेज में लो रहता है, बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन इट बिकम्स मैक्सिमम, इनका जो लेवल होता है मैक्सिमम होता है, और इन्हीं की मैक्सिमम सिक्रीशन की वजह से, लेवल की वजह से ओव्यूलेशन प्रोसेस कैरी आउट होती है। जो ओव्यूलेशन होता है वो किससे स्टिमुलेट होता है, बिकॉज ऑफ द हाई कंसंट्रेशन और हाई स्टिमुलेशन, हाई सिक्रीशन ऑफ FSH और LH। दिस ओवेरियन हार्मोन विच इज नोन एज ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। जैसा कि हमने कहा कि जो ईस्ट्रोजन होता है उसका लेवल हाई होता है ड्यूरिंग द फेज ऑफ ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के टाइम पे ईस्ट्रोजन का लेवल मैक्सिमम होता है, इसी वजह से ओव्यूलेशन हो पाता है। अब जैसे ही हमने बोला था यहाँ पे फर्टिलाइज्ड एग नीचे आ जाता है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग में आ जाता है और फिर प्रेगनेंसी वाली स्टेजेस होती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो ओवरी थी वो प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट कर रही थी, इसलिए हमने नाम दिया था सेक्रेटरी फेज। इसलिए यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इंक्रीज होगा। दिस ग्रीन line will resemble the progesterone, it resemble the progesterone, क्योंकि यहाँ पे प्रेगनेंसी चल रही है, अब प्रेगनेंसी वाली स्टेजेस है और प्रेगनेंसी में ओवरी जो होती है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को सिक्रीट करती है, तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल बढ़ गया इन ड्यूरिंग द फेज ऑफ सिक्रीटरी फेज। सो दिस इज अबाउट द रिप्रोडक्शन। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर अराइज हो सकता है, ये जनरली होता भी है, वो होता है बर्थ कंट्रोल मेथड्स। इस पे मॉरल बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है। बर्थ कंट्रोल मेथड्स में हम क्या पढ़ते हैं, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द अनवांटेड प्रेगनेंसी, तो हमें क्या क्या मेथड्स अब अवेलेबल हैं और हम इन्हें फॉलो भी कर सकते हैं सो दैट वी कैन प्रिवेंट द अनवांटेड प्रेगनेंसी। तो इसे हम 4 मेथड से देखते हैं, बैरियर मेथड, केमिकल मेथड, सर्जिकल मेथड एंड IUCD। बैरियर मेथड्स में क्या होता है, जो मेल और फीमेल होती हैं वो कॉन्डम्स का यूज़ करती हैं सो दैट जो कंडक्शन है स्पर्म का वो पॉसिबल ना हो, स्पर्म जो फ्यूजन है बिटवीन द स्पर्म एंड द एग वो
पॉसिबल ना हो, इसलिए मेल विल यूज द मेल कॉन्डम्स एंड फीमेल विल यूज द फीमेल कॉन्डम दैट इज द डायफ्रैग। तो ये बैरियर मेथड्स होते हैं जो एक तरीके का बैरियर फॉर्म कर देते हैं बिटवीन द स्पर्म, बिटवीन द जर्नी ऑफ, बिटवीन द कंडक्शन ऑफ स्पर्म एंड एग, दोनों के बीच में उन्होंने बैरियर फॉर्म कर दिया। उनका स्पर्म का कंडक्शन जो है वजाइना में नहीं हो पाया और इसी वजह से फर्टिलाइजेशन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। केमिकल मेथड्स में कुछ पिल्स जो होती हैं अवेलेबल होती हैं केमिस्ट शॉप पे, उसे जो फीमेल होती हैं इनटेक कर सकती हैं। अब इन पिल्स में क्या होगा, इन पिल्स की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंसेस होता है और ओव्यूलेशन प्रोसेस नहीं हो पाती। जब ओव्यूलेशन ही नहीं होगा, ओवम रिलीज ही नहीं होगा, तो हम फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को भी स्टॉप कर सकते हैं। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी कैरी आउट नहीं होगी। तो इस तरीके से हम केमिकल मेथड से भी अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं। सर्जिकल मेथड में क्या होता है, वेसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी होती है। वेसेक्टॉमी जो वास्ट डिफरेंस, जो कि जो डक्ट थी जो हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के केस में देखी थी, तो वास्ट डिफरेंस जो कि कंडक्ट करती है स्पर्म को फ्रॉम द मेल बॉडी टू द फीमेल बॉडी विच हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ स्पर्म, तो उसमें हम वास्ट डिफरेंस को कट करते हैं, जो सर्जिकली ये मेथड होता है। बेसिकली जो डॉक्टर्स होते हैं वो वास्ट डिफरेंस की डक्ट को कट करते हैं और उसके जो दो एंड्स होते हैं उसको सेपरेट लाइगेट करते हैं, उसको नॉट कर देते हैं। तो इससे क्या हुआ, जो वास्ट डिफरेंस था उसको कट किया और दोनों एंड को उन्होंने लाइगेट कर दिया, मतलब दोनों एंड्स को उन्होंने नॉट बांध दी अलग से, जिस वजह से क्या था, जो कंडक्शन था, जो स्पर्म का कंडक्शन था, यहाँ पे टेस्टिस थी, अब स्पर्म का कंडक्शन था वो आगे ही नहीं जा पा रहा, वो हमने स्टॉप कर दिया। यहाँ पर हमने कट लगा दिया और दोनों एंड्स को उन्होंने बांध दिया, नॉट बांध दिया। तो इस वजह से क्या था, जो स्पर्म का कंडक्शन था वो हमने रोक दिया। इस प्रोसेस को हम कहते हैं वैसेक्टॉमी, जो मेल में हमें देखने को मिलती है, जो मेल में ही हो सकती है। और इन केस ऑफ फीमेल के केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, जो फेलोपियन ट्यूब थी हम उसका कुछ पोर्शन कट कर देते हैं और उसके जो दो एंड्स हैं इस तरीके से, फेलोपियन ट्यूब थी, फेलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है कुछ पोर्शन और उसके जो दो एंड्स होते हैं उसमें नॉट बांध दी जाती है, जिसकी वजह से जो एग होता है वो रिलीज नहीं हो पाता। अगर वो एग जो होता है आगे फेलोपियन ट्यूब में कैरी आउट नहीं कर पाता और वो डीजनरेट हो जाता है। तो एक में तो हमने फेलोपियन ट्यूब को कट करा और उसको टाई कर दिया, उसके जो एंड से उसको टाई कर दिया है। इस मेथड को हम बोलते हैं ट्यूबेक्टॉमी, जो हमें फीमेल में देखने को मिलता है। तो दोनों केसेस में हमने क्या करा है, जो दोनों का फर्टिलाइजेशन था उसको प्रिवेंट कर दिया, जो स्पर्म का कंडक्शन था उसको प्रिवेंट कर दिया, और फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट होते ही आगे प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं होती है। IUCD, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, इसमें हम कॉपर टी का इस्तेमाल करते हैं। कॉपर टी यूट्रस में ट्रांसप्लांट किया जाता है, वहाँ पर फिक्स किया जाता है, सो दैट जो कंडक्शन है स्पर्म का वो प्रिवेंट किया जा सके। स्पर्म का कंडक्शन प्रिवेंट होगा, फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट होगा और इस तरीके से प्रेगनेंसी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सो दीज आर द बर्थ कंट्रोल मेथड जो पूछे जाते हैं, बर्थ कंट्रोल पे भी क्वेश्चन बनता है। हेरिडिटी जो नेक्स्ट चैप्टर है सिलेबस CBSE टर्म 2 सिलेबस का, इसे भी हम देख लेते हैं। हेरिडिटी में से क्या क्वेश्चन बनते हैं और थोड़ा सा हम रिवाइज भी कर लेते हैं। व्हाट इज हेरिडिटी? बेसिकली द ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स और कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन इज नोन एज हेरिडिटी, उसे हम हेरिडिटी कहते हैं। हेरिडिटी का जो वर्ड है, जो हिंदी में हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो होता है विरासत। अरे इसे तो विरासत में मिला है, जैसे कि मेरा आई कलर है वो फादर से मिलता है, या मेरा हेयर कलर है वो फादर से मिलता है, या हम बोलते हैं अरे इसका तो जो फेशियल फीचर्स हैं वो इसके फादर से मिलते हैं, इसकी जो हाइट है पापा पर है, इसकी जो मदर की इसकी जो हाइट है, इसका जो स्किन टोन है वो मदर पर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जो हमें अपने मम्मी पापा से मिली, जो हमें अपने पेरेंट्स से मिली है, तो इन्हीं चीज़ों को, ये जो प्रोसेस होती है जिसमें ये कैरेक्टर जो होते हैं ट्रांसमिट हुए हैं फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, जो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट हुए हैं, इसी प्रोसेस को हम हेरिडिटी कहते हैं। डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ कैरेक्टर और ट्रेट्स दैट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स इज नोन एज हेरिडिटी। वेरिएशंस, अब यहाँ पे जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि कैरेक्टर ट्रांसमिट हो रहे हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, तो हमें पेरेंट्स के कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। बट जैसे सेम ही पेरेंट के दो ऑफस्प्रिंग हैं, दो भाई बहन हैं या दो सिस्टर्स हैं, दो ब्रदर्स हैं, जो सिबलिंग्स हैं जो सेम ब्लड के हैं,
सेम पेरेंट्स से हैं उसमें भी हमें वेरिएशन देखने को मिलता है। किसी की हाइट ज़्यादा होती है तो उसके छोटे वाले भाई की हाइट कम होगी, उसका स्किन टोन साफ होगा तो उसका स्किन टोन साफ नहीं होगा। तो इसमें भी दोनों ऑफस्प्रिंग्स में भी हमें वेरिएशन देखने को मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है? व्हाट आर वेरिएशन? जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफर करता हो, वेरिएशन शो करता हो, चेंजेस शो करता हो, बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं है। तो जो वेरिएशन है वो किस वजह से होते हैं और कौन कौन से होते हैं वो हम देख लेते हैं। वेरिएशन एक होता है सोमैटिक वेरिएशन एंड द अदर वन इज जर्मिनल वेरिएशन। सोमैटिक वेरिएशंस आर दोज वेरिएशंस इन, और वी कैन से these are the variation in somatic cells of an organism which may be acquired by the body. These cannot be passed to the offspring. हम जानते हैं कि जो हमारी बॉडी है वो दो तरीके के सेल से बनती है, सोमैटिक सेल्स एंड जर्मिनल सेल्स। जो सोमैटिक सेल्स होते हैं उनका क्या मेन फंक्शन क्या होता है? सोमैटिक सेल्स जो होते हैं सब में कॉमन होते हैं। ये सेल्स आगे जाके कौन से ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं? ये सेल्स आगे चलकर कॉमन ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे स्टमक, लिवर, किडनी। तो इन सब ऑर्गन का जो फॉर्मेशन करते हैं वो होते हैं सोमैटिक सेल। ये सब में कॉमन होगा, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। ऑन द अदर हैंड एक सेल होते हैं जर्मिनल सेल्स। जर्मिनल सेल्स जो होते हैं वो सेक्स सेल्स होते हैं। फीमेल में हमें फीमेल सेक्स और सेक्स देखने को मिलेगा और मेल में हमें मेल सेक्स देखने को मिलता है। मतलब ये वो सेक्स सेल्स होते हैं जो पर्सन की, जो ऑर्गेनिज्म का सेक्स डिसाइड करते हैं। दीज आर द सेल्स विच डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ अ पर्सन और एन ऑर्गेनिज्म। तो दो सेल्स हो गए, दो तरीके के सेल हो गए, सोमैटिक सेल एंड जर्मिनल सेल। अब वो वेरिएशन अगर सपोज कीजिए सोमैटिक सेल में वेरिएशन आते हैं तो उसे हम सोमैटिक वेरिएशन कहते हैं। अगर जर्मिनल सेल में वेरिएशन आते हैं तो उसे हम जर्मिनल वेरिएशन कहते हैं। अगर सोमैटिक सेल में वेरिएशन आता है तो उससे आप और कोई चेंजेस नहीं होगा, हमारी बॉडी में एज सच कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा। ऑन द अदर हैंड जर्मिनल वेरिएशन क्या होता है? अगर आपके सेक्स में ही, जीन में ही, आपके सेल्स में ही डिफरेंस आ गया, मतलब इंटरनली हमारे अंदर कोई चेंजेस आया है, तो वो बाहर हमारी फिजियोलॉजी में भी हमें देखने को मिलेगा। तो सोमैटिक वेरिएशन को हम किस तरीके से समझ सकते हैं? हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमने कोई चीज़ देखी वो इस तरीके से हो रही है। जैसे हमें जो पेरेंट्स होते हैं खाना खाना सिखाते हैं, वॉकिंग, रनिंग, हमने किसी को देखा और हम वही चीज़ करने लग गए। तो मतलब हमारे अंदर कोई चेंज नहीं आया, बट जैसे हमने उसको देखा तो हम बाहर से उसी को ही फॉलो करने लग गए। तो देखकर हमने उसको अडेप्ट किया है, उसे एक्वायर किया है। तो ये वो चेंजेस होते हैं। सोमैटिक वेरिएशन वो वेरिएशन होते हैं जो हमने किसी और से अडेप्ट किए हैं, किसी को देखा, उससे सीखा, उसको ऑब्जर्व किया और हम भी वही करने लग गए, हमारी बॉडी भी वैसे ही करने लग गई। तो उसे हम बोलते हैं सोमैटिक वेरिएशन। ऑन द अदर हैंड जर्मिनल वेरिएशन में क्या होता है? जर्मिनल वेरिएशन में हमारी बॉडी के अंदर हमें पेरेंट से सेल्स मिले, मदर से सेल्स मिले, मतलब फादर और मदर दोनों के ही जीन्स हम में हैं। तो जो फादर के कैरेक्टर होंगे, जो मदर के कैरेक्टर होंगे, वो हमारी बॉडी में भी देखने को मिलते हैं, जैसे आई कलर, हेयर कलर, स्किन टोन। तो सपोज कीजिए कोई जीन था जो फादर के अंदर था हेयर कलर के लिए, और मम्मा का कोई जीन था जो आई कलर के लिए था, और दोनों ही जीन मेरी बॉडी में आ गए हैं तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन और ड्यू टू फर्टिलाइजेशन, तो उस वजह से क्या होगा? तो मुझे आई कलर तो मिलेगा मम्मा का और हेयर कलर मिलेगा मुझे फादर का। तो इस वजह से क्या हुआ? मेरी बॉडी के अंदर, जीन के अंदर, सेल के अंदर चेंजेस आए, इसलिए मेरे फिजियोलॉजी में चेंजेस आया। मैंने बाहर से सीख के मेरा कलर चेंज नहीं हुआ है, मेरे को पेरेंट से मिला है ये। तो इसीलिए ये होता है, ये इनहेरिट होता है। ये वाले चेंजेस ऐसे हैं जो हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं, उनसे लेते हैं, और क्योंकि हमने उनसे लिए हैं इसलिए हमारी बॉडी में हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। कोई कैरेक्टर फादर से मिलेगा, कोई कैरेक्टर मदर से मिलेगा, इसीलिए ये इनहेरिट। अब हमारे आगे वाली जो जनरेशन होगी उसमें भी हम ये कैरेक्टर आगे ट्रांसमिट करवा सकते हैं। तो ये इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं। और ऑन दी अदर हैंड सोमैटिक वेरिएशन किसी में हमने देखा और हम वही चीज़ फॉलो करने लग गए, तो ये हमने देख के, ऑब्जर्व करके फिर हमने उसको करना स्टार्ट किया है। तो ये हमारे अंदर नहीं था, ये हमने एक्वायर किया था। और जैसे ही हमारी डेथ होती है, ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है, तो वो कैरेक्टर वहीं पर ही डिसअपियर हो जाता है, वो आगे की जनरेशन में फॉलो नहीं होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है मैं बहुत तेज़ भागती हूँ तो मेरे आगे की जो जनरेशन होगी वो उसमें भी इक्वालिटी हो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बट मेरे जो आई कलर है, हेयर कलर है, स्किन टोन है, ये आगे जाने के चांसेस होते हैं, ये मेरी न्यू प्रोजेनी में, नेक्स्ट जनरेशन में आगे ट्रांसमिट होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये इंटरनली है। और भागना, खेलना, कूदना, दौड़ना, ये सब मैंने बाहर से सीखा था, एक्वायर किया था ड्यूरिंग द लाइफ स्पैन। तो ये दो तरीके के वेरिएशन होता है, सोमैटिक एंड जर्मिनल वेरिएशन। मेंडल्स कॉन्ट्रीब्यूशन। अब हेरिडिटी में जो
फेमस साइंटिस्ट थे, जो फेमस साइंटिस्ट जिन्होंने काम किया था वो थे मैंडल, ग्रिगोर जॉन मैंडल। ग्रिगोर जॉन मैंडल एक सिलिसियन से थे, जो कि प्लेस का नाम है। इट इज ऑल्सो नोन एज ही इज ऑल्सो नोन फॉर एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने जेनेटिक्स पे काम किया था, इसलिए हमने इनको टर्म दे दिया दैट इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ही कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट्स ऑन गार्डन पी। अब इन्होंने, हम बोल रहे हैं साइंटिस्ट है, इनका इतना फेमस नेम है, बहुत ही जाना माना इनका नेम है, हेरिडिटी में इनका नेम बार बार यूज किया जाता है, इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। तो इन्होंने जो अपने एक्सपेरिमेंट्स थे, एक्सपेरिमेंट्स करना जो इन्होंने स्टार्ट किया था वो गार्डन पी प्लांट पे करना स्टार्ट किया था, दैट इज पायसम सटाइवम। पी प्लांट था, उसी पे ही इन्होंने अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और कंक्लूजन दिए, और इसी वजह से वो फेमस हो पाए। Mendel presented his experiments data conclusions before Brun नेचुरल सोसाइटी। इन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट किए थे उसके जो भी कंक्लूजन्स थे उन्होंने ब्रून नेचुरल सोसाइटी के सामने फॉरवर्ड रखे थे, उनके सामने उनको पेश किया था, उनको रिप्रेजेंट किया था। और इसी वजह से ब्रून एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की जो एनुअल प्रोसीडिंग्स थी, मतलब उसकी जो बुक्स थी, मैगजीन्स थी, उसमें उनके पोस्टुलेट्स, उनके कंक्लूजन्स, उनके डेटा को पब्लिश किया गया था। बट क्योंकि वो इतनी ज़्यादा वाइडली स्प्रेड नहीं थी, इसलिए इनके जो एक्सपेरिमेंट्स थे, इनके कंक्लूजन थे, इतने ज़्यादा स्प्रेड नहीं हो पाए, इतने ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं हो पाए, ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाए और इनको इतनी सक्सेस नहीं मिली। His work was recognized in 1900 after his death, but इनको जो रिकॉग्निशन थी, इनको जो एक उपाधि थी, इनका जो काम था, उसको एप्रिसिएशन कब मिली? इनकी डेथ के बाद। मेंडल्स कंक्लूजन लॉज, और वी कैन से इनके जो कंक्लूजन थे और इनके जो लॉज थे वो रीडिस्कवर किए गए। किन्होंने किए? हगो डी रिस, कार्ल कोरेंस, एरिक वॉन शैमा। इन्होंने इनके जो कंक्लूजन थे, जो लॉज इन्होंने दिए थे गार्डन पी प्लांट पे, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, उनके जो भी कंक्लूजन थे, लॉज थे, उन पे उन्होंने फिर से काम किया और फिर उन्होंने लोगों तक ये लॉज पहुंचाए, उन्हें लोगों तक बताया कि मेंडल ने क्या क्या किया था, उनका क्या कहना था, उनके क्या कंक्लूजन थे, और फिर जाके मेंडल को रिकॉग्निशन मिला, उनके काम के लिए एडमायरेशन मिला। बट जब तक उनकी डेथ हो गई थी, क्योंकि मेंडल क्या थे? एक मैथमेटिशियन थे, इसलिए उन्होंने जितने भी कंक्लूजन, जितने भी डेटा अपने दिया था, जो भी एक्सपेरिमेंट उन्होंने कंडक्ट करवाया था, उसका जो भी डेटा था वो एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में था, जो हर किसी को समझ में नहीं आया था। इसीलिए, और जिस भी मैगजीन में उनके डेटा पब्लिश हुए थे वो भी ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाया, इसलिए उनका जो काम था वो इतना सक्सेसफुल नहीं निकला। बट जब हगो डी रिस, कार्ल कोरेंस और शैमार्क ने उनके ही काम को फिर से पढ़ा, रीडिस्कवर किया और फिर लोगों तक समझाया, पहुंचाया, तब जाके उनको सक्सेसफुल और उनको सक्सेस मिली, उनके काम को रिकॉग्निशन मिली, उनके नाम को रिकॉग्निशन मिली। तो इस तरीके से मेंडल की जो थी हिस्ट्री थी। Mendel choose garden pea plant as plant material for his experiment since it has following advantages। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, दिस इज इजी वन, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बट पूछा जाता है कि मेंडल ने गार्डन पी प्लांट को ही क्यों चूज किया फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स। उसने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए गार्डन पी प्लांट को ही क्यों चूज किया? और भी तो प्लांट्स थे, और भी तो क्रॉप्स थी, प्लांट थे, फ्रूट्स थे, फ्लावरिंग प्लांट थे, तो उनको क्यों चूज नहीं किया? गार्डन पी प्लांट को ही क्यों चूज किया? तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से उन्होंने गार्डन पी प्लांट को चूज किया फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। सबसे पहला, उसकी शॉर्ट लाइफ साइकिल होती है, जिसकी वजह से जो हमें आउटपुट्स होते हैं बहुत जल्दी मिल जाते हैं, हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने उसी प्लांट को चूज किया। नेक्स्ट, वेल डिफाइंड कैरेक्टर्स थे, उनके जो डिफाइंड थे वो इजीली विजुअलाइज हो रहे थे, इसलिए उन्हें पता था कि मैं जो भी एक्सपेरिमेंट करूंगा मुझे उसका एक्यूरेट डेटा मिलेगा, क्योंकि मैं इजीली कैरेक्टर्स को देख पा रहा हूँ। बायसेक्सुअल फ्लावर थे, उसमें दोनों सेक्सेस इन्वॉल्व थे, तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन दोनों ही पॉसिबल था। प्रीडोमिनेंटली सेल्फ पॉलिनेशन, जो मेजॉरिटी थी उसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन की ही थी। इजी हाइब्रिडाइजेशन, हम पी प्लांट में हाइब्रिडाइजेशन मतलब ब्रीडिंग भी अच्छे से करा सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन अच्छे से करा सकते हैं, दो प्लांट के बीच में, दो पी प्लांट के बीच में हम इजीली हाइब्रिड करा सकते हैं और डिजायर्ड कैरेक्टर्स को एक सिंगल प्लांट में लेकर आ सकते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक भी प्लांट पी प्लांट में थे, इसीलिए एक रीजन था पी प्लांट को सिलेक्ट करने का। क्रॉस फर्टिलाइजेशन इज ऑल्सो पॉसिबल। तो इसी वजह से उन्होंने, ये क्वेश्चन बनता है, ये इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने पी प्लांट को ही क्यों चूज किया फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स। नेक्स्ट,
ट्रेट्स चूजन बाय मेंडल, अब उन्होंने कौन कौन से ट्रेट्स लिए थे, कौन कौन से कैरेक्टर्स लिए थे प्री प्लांट के, जिसके बेसिस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किया था। तो 7 कैरेक्टर्स थे। एक तो था स्टेम हाइट, टॉल भी हो सकती है, ड्वार्फ भी हो सकती है। देन फ्लावर कलर, फ्लावर का कलर वॉयलेट एंड वाइट। देन फ्लावर पोजीशन, फ्लावर की क्या पोजीशन है, एक्सियल है या टर्मिनल है। देन पॉड शेप, इन्फ्लेटेड, कॉन्स्ट्रिक्टेड। पॉड कलर, सीड शेप एंड सीड कलर। दीज आर द कैरेक्टर्स ऑफ पी प्लांट विच ही हैज स्टडीड, जो जिस पर उन्होंने काम किया था, जिसको उन्होंने यूज किया था फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स में ये सारे कैरेक्टर्स लिए थे और इन्हीं के ही बिहाफ पे उन्होंने कुछ लॉज दिए, पोस्टुलेट्स दिए और इसी वजह से उनको रिकॉग्निशन मिली। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मेंडल के जो लॉ थे, इस पूरे जो चैप्टर है हेरिडिटी वाला जो सेक्शन है, इसमें से जो क्वेश्चन अराइज होते हैं वो क्रॉसेस से होते हैं, मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड क्रॉस। लॉस से हो सकते हैं, लॉज बताइए, या तो वो डायरेक्टली पूछ लेंगे डिफाइन दिस, या फिर वो इनडायरेक्टली पूछते हैं, दैट इज वो इतना सब कुछ लिख कर देंगे और फिर पूछते हैं कि विच लॉ डिफाइंस दीज कैरेक्टर। पहले उन्होंने पूरी स्टेटमेंट लिख दी और फिर उन्होंने पूछा विच लॉ perfectly describe this character or this special feature। ये वाली जो लाइंस है, ये वाला जो डेटा है, कौन सा लॉ अच्छे से डिस्क्राइब करता है। तो हमें बेसिकली लॉ का नाम लिखना है। पहला जो लॉ था, द प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स, ईच कैरेक्टर इन एन इंडिविजुअल इज गवर्न्ड बाय 2 फैक्टर कॉल्ड एज जीन। जो भी कैरेक्टर होते हैं, हमें पता है हमारी जो पूरी बॉडी है वो सेल्स की बनी हुई है। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल कंसिस्ट ऑफ क्रोमोसोम, उसमें क्रोमोसोम होते हैं और क्रोमोसोम की सरफेस पे जीन्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो जीन होते हैं, ईच एंड एवरी जीन कैरीज एंड इंफॉर्मेशन। जो भी हमारे फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं, आई कलर हो, हेयर कलर हो, स्किन टोन हो, टॉल हाइट हो हमारी, ये जो भी हो, जो भी फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं हमारी बॉडी के, वो जीन से ही रिजेंबल होते हैं, जीन ही उन्हें कोड करता है। मतलब जो क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर, इस पे जीन प्रेजेंट होते हैं और हर जीन कोई ना कोई कैरेक्टर को रिजेंबल करता है। ईच कैरेक्टर इन एन इंडिविजुअल, हर कैरेक्टर जो होता है इंडिविजुअल का, उसे कौन गवर्न करता है, उसे जो गवर्न करता है वो होता है जीन। मतलब सपोज कीजिए मेरी जो हाइट है वो इस जीन की वजह से है, ये जीन मेरा आई कलर के लिए है, ये जीन मेरा हेयर कलर के लिए है, ये जीन मेरा स्किन टोन के लिए है, ये जीन मेरा किसी और कैरेक्टर, मतलब जितने भी मेरे अंदर कैरेक्टर हैं उसके लिए कोई ना कोई जीन रिस्पॉन्सिबल है। ये जीन किस पे प्रेजेंट है, क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट है, तो कोई ना कोई जीन रिस्पॉन्सिबल। तो हर ऑर्गेनिज्म में ईच कैरेक्टर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है और वो गवर्न होता है। उसको कौन गवर्न करता है, उसको गवर्न करता है जीन। जीन ही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ईच एंड एवरी कैरेक्टर। अब नेक्स्ट लाइन क्या कहती है हमारी, द ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन इज कॉल्ड अलील। अब जो ऑल्टरनेट फॉर्म होती है जीन की उसे हम अलील कहते हैं। जैसे एक जीन था, मेरी क्रोमोसोम पे एक जीन है जो कि किस लिए है, वो मेरी हाइट के लिए है। तो हाइट क्या हो सकती है, 2 ही प्रोबेबिलिटी हो सकती है, टॉल और ड्वार्फ। तो जो टॉल और ड्वार्फ, जो 2 डिफरेंट फॉर्म्स हैं जीन की, वो कंबाइनली आर नोन एज अलील। अलील इट इज द ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन। अलील को हम क्या कहते हैं, जैसे टॉल और डॉफ, ये 2 प्रोबेबिलिटी है हाइट की। एक जीन था वो रिस्पॉन्सिबल था मेरी हाइट के लिए, मेरी हाइट की 2 प्रोबेबिलिटी हो सकती है, टॉल और डॉफ। अब ये जो 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं, द ऑल्टरनेट फॉर्म, ये ऑल्टरनेट फॉर्म हो गई, एक ही जीन की 2 फॉर्म हो गई, या तो वो टॉल होगा या फिर वो डॉफ होगा। तो ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन इज नोन एज अलील, उसे हम अलील कहते हैं। इंडिविजुअल कंसिस्ट ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ अलील, अगर सेम ही अलील प्रेजेंट है तो उसे हम होमोजाइगस कहते हैं, अगर डिफरेंट अलील प्रेजेंट है तो उसे हम हेटेरोजाइगस कहते हैं। अगर सेम टाइप की अलील प्रेजेंट होगी, दैट इज ड्वार्फ ड्वार्फ के 2 जीन प्रेजेंट है, तो उसे हम होमोजाइगस कंडीशन कहेंगे। अगर एक टॉल एक ड्वार्फ का जीन प्रेजेंट है, मतलब वो जो जीन है वो इस तरीके से है, जो अलील है वो इस तरीके से है, तो उसे हम हेटेरोजाइगस कंडीशन कहते हैं। अब इसमें जो खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा वो होगा डोमिनेंट, और जो खुद जो नहीं कर पाता है वो होता है रेसेसिव।
तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि हमारे जितने भी कैरेक्टर होते हैं वो गवर्न होते हैं बाय जीन। जीन की जो अल्टरनेट फॉर्म होती है उसे हम बोलते हैं अलील। अलील के अगर सिमिलर टाइप्स प्रेजेंट है तो उसे हम बोलते हैं होमोजाइगस। डिफरेंट टाइप प्रेजेंट है तो हम उसे बोलते हैं हेट्रोजाइगस। द प्रिंसिपल, जो नेक्स्ट लॉ है वो है प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये क्या कहता है, ये भी पूछा जाता है। कोई भी वो क्रॉस दे देंगे और पूछेंगे इसमें कौन सा लॉ एप्लीकेबल है, तो आपको पूरी क्रॉस देखनी है और फिर ही उसके बाद आपको आंसर करना है। लॉ ऑफ डोमिनेंस, F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर शो होता है वो डोमिनेंट कहलाता है। जैसे कि F1 जनरेशन में जो भी कैरेक्टर शो होगा उसे हम डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं। उस टाइम पे रिसेसिव कैरेक्टर अपने आप को इंडिविजुअली शो नहीं कर पाता। रिसेसिव कैरेक्टर अपने आप को शो करेगा ओनली एंड ओनली इन F2 जनरेशन। तो when two homozygous individuals, one with one or more sets of contrasting characters are crossed, the characters that appear in the F1 hybrid, जो F1 hybrid में हमें कैरेक्टर मिलेगा उसे हम डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं, और जो F1 में नहीं अपीयर हो पाते उसे हम रिसेसिव कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन में क्या होता है, जो प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन में जो कंट्रास्टिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो अलील्स प्रेजेंट होती है, उस टाइम पे जब हम क्रॉस करवाते हैं तो जो गैमीट फॉर्मेशन होता है तो वो जो दो अलील है वो सेपरेट आउट होती है इंडिविजुअली, और एक अलील जो होती है, उन दोनों जो अलील थी पेयर ऑफ जीन था, अब उस पेयर ऑफ जीन में से जो गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे एक एक अलील जो होती है ट्रांसमिट होती है और वो पार्टिसिपेट करती है इन द फ्यूजन और इन द सेल्फिंग और सेल्फ फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन में वो पार्टिसिपेट करती है। इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं, इसको हम एक क्रॉस के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे दो प्लांट है, ये है पेरेंट जनरेशन, ये हम देख रहे हैं यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस जिसमें हमने सिंगल कैरेक्टर लिया है। कौन सा सिंगल कैरेक्टर है, इसकी हाइट, प्लांट की हाइट, स्टेम हाइट ली है हमने। हाइट एक टॉल है एक डॉफ है, दो प्लांट है, पेरेंट जनरेशन है। अब इसका अलील था होमोजाइगस, इसका भी अलील था होमोजाइगस, मतलब सेम अलील थे, ठीक है। अब यहाँ पे जब गैमीट का फॉर्मेशन हुआ, ये क्या हुए हैं, ये गैमीट फॉर्म हुए हैं। जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो ये जो अलील होती है सेपरेट आउट होती है इंडिविजुअली। इसे ही हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट्स दैट व्हेन अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग फैक्टर्स जीन और अलील जब वो एक साथ प्रेजेंट होते हैं इन अ हेट्रोजाइगस कंडीशन, देन द टू रिमेन टुगेदर बीइंग कंटामिनेटेड। तो वो एक साथ तो रहते हैं, वो एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते, चाहे वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में ही क्यों ना हो। अगर वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है तो इसकी प्रेजेंस इसको अफेक्ट नहीं करेगी और इसकी प्रेजेंस इसको अफेक्ट नहीं करेगी। बट व्हेन गैमीट्स आर फॉर्म, बट जब गैमीट फॉर्म होते हैं, इनसे जब हम गैमीट फॉर्म करेंगे तो ये इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअली सेपरेट होते हैं। डोमिनेंट वाला अलग सेपरेट होगा और डॉफ वाला अलग सेपरेट होगा। भले ही ये एक साथ प्रेजेंट थे बट इनके एक साथ होने से किसी पे भी अफेक्ट नहीं हो रहा था। बट जब गैमीट फॉर्मेशन हुआ तो टॉल के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल था ये हम रिजेंबल करवाते हैं, तो ये दोनों अलील जो अलील होती है वो सेपरेट आउट होती हैं और इंडिविजुअली पार्टिसिपेट करती हैं इन फर्टिलाइजेशन। तो ये टॉल प्लांट था, ये डॉफ प्लांट था। गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमें देखने को मिला, जो अलील थी वो सेपरेट आउट हो गई फ्रॉम ईच अदर। अब यहाँ पे क्रॉसिंग होती है, क्रॉसिंग टॉल प्लांट डॉफ प्लांट, यहाँ पे हमें क्या मिला, यहाँ पे हमने हेट्रोजाइगस कंडीशन मिली। तो जो F1 जनरेशन होती है, अब यहाँ पे फर्स्ट लॉ, यहाँ पे कौन सा लॉ, यहाँ पे थर्ड लॉ हमें देखने को मिला। यहाँ पे F1 जनरेशन में हमें हेट्रोजाइगस कंडीशन देखने को मिलती है। तो जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में अपने आप को रिप्रेजेंट करता है उसे हम डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट लॉ हमारा डिस्क्राइब हो गया, फर्स्ट लॉ यहाँ पे एक्सप्लेन हो गया है। अब इस F1 जनरेशन को जब हम फिर से इसका फर्टिलाइजेशन सेल्फिंग करवाते हैं, मतलब ये F1 जनरेशन हमें मिली थी, यहाँ पे क्या था, ये F1 जनरेशन थी। अब इस F1 जनरेशन को ही हमने F1 जनरेशन के साथ सेल्फिंग करवाई। F1 जनरेशन को F1 जनरेशन के साथ सेल्फिंग कराने से जो हमें मिली है वो क्या है, अब ये सारी हेट्रोजाइगस नहीं है, इसमें से एक होमोजाइगस है, दो हेट्रोजाइगस है और एक होमोजाइगस रिसेसिव है। अब जाके जो रिसेसिव था इसने अपने आप को रिप्रेजेंट किया। तो जो F2 जनरेशन होती है उसमें ही रिसेसिव कैरेक्टर अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाता है। F1 जनरेशन में सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर ही अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाता है।
अब यहाँ पे जो क्वेश्चन अराइज होता है वो सब पार्ट्स में भी हो सकता है। राइट डाउन द फिनोटिपिक रेशियो, जैसे कि यहाँ पे हम जीनोटिपिक रेशियो देखें तो जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा 1:2:1। 1 यहाँ पे होमोजाइगस कंडीशन है, होमोजाइगस टॉल, हेट्रोजाइगस टॉल जो कि 2 है, और होमोजाइगस ड्वार्फ जो कि 1 है। तो 1:2:1 ये हमारा गैमेटिक जीनोटिपिक रेशियो है। और फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, 3 टॉल है और 1 डार्फ है, यानी कि 3:1। ये हमारा फिनोटिपिक रेशियो है। इसको हम देख के बता सकते हैं ये 3 टॉल है और 1 डार्फ है। जब हम इसके इंटरनल स्टडी करते हैं तो इसके लिए जीन क्या रिस्पॉन्सिबल था, तीनों टॉल तो थे बट उनके लिए जीन क्या थे, कौन कौन से जीन बता रहे थे कि ये टॉल है। तो जीनोटिपिक रेशियो देखते हैं जब हम इंटरनली स्टडी करते हैं तो हमें ये रेशियो देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। राइट डाउन मोनोहाइब्रिड क्रॉस आपको दे देंगे और आपको बोलेंगे क्रॉस लिखिए, कौन सा लॉ इसे एक्सप्लेन करता है वो बताइए। इसमें फिनोटिपिक F1 जनरेशन में F1 जनरेशन का नहीं, F2 जनरेशन का फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो लिखिए। ये क्वेश्चन सब पार्ट्स में डिवाइड होकर भी आ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्रॉसेस में तो क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे क्योंकि हेरिडिटी चैप्टर ही क्रॉस का है। जो दूसरी क्रॉस होती है वो होती है डायहाइब्रिड क्रॉस। अभी हमने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ी उसमें हम 3 लॉज को, उसके बेसिस पे हम 3 लॉज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ फैक्टर ऑफ जीन, पेयर्ड जीन्स, इन तीनों को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब एक डायहाइब्रिड क्रॉस होती है जिसमें हम 2 कैरेक्टर्स को लेते हैं और इसी क्रॉस के बेसिस पे हम एक लॉ एक्सप्लेन कर सकते हैं, दैट इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को सिर्फ और सिर्फ डायहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे ही समझाया जा सकता है। या तो डायहाइब्रिड, अब क्वेश्चन क्या बन सकता है, या तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस दे सकते हैं या फिर आपको वो डायहाइब्रिड क्रॉस दे सकते हैं और पूछ सकते हैं कि इसमें कौन सा लॉ एप्लीकेबल है, इसमें क्या फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो है। अब आपको ध्यान देना है कि वो F1 जनरेशन पूछ रहा है, F2 जनरेशन पूछ रहा है, उसमें कैरेक्टर कितने लिए हैं, 1 लिए हैं तो मतलब वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, 2 लिए हैं तो मतलब वो डायहाइब्रिड क्रॉस है। अब यहाँ पर पेरेंट जनरेशन है, इन्होंने जो 2 कैरेक्टर लिए हैं वो है सीड का शेप और सीड का कलर, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, और दूसरा जो है वो है रिंकल्ड एंड ग्रीन। जब इन्होंने जब इन्होंने गैमीट को, ये गैमीट फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पर, ये पेरेंट जनरेशन थी, गैमीट फॉर्मेशन के बाद जब इन्होंने फर्टिलाइजेशन कराया तो इन्हें F1 जनरेशन इस तरीके से मिली, जो कि क्या थी, ऑल राउंड येलो कॉटिलिडन। उन्हें कैसे सीड्स मिले, सारे के सारे राउंड थे और येलो थे, ठीक है। तो F1 जनरेशन में किसने अपने आप को रिप्रेजेंट करा, जो डोमिनेंट कैरेक्टर था उसी का ही कैरेक्टर हमें शो हुआ, उसी ने अपने आप को रिप्रेजेंट करा। नेक्स्ट, जब इस F1 जनरेशन के हम गैमीट बनाते हैं, ये क्या है, ये F1 जनरेशन से हमने गैमीट फॉर्म करे हैं। अब ये जो गैमीट है इनको हम फ्यूज कराएंगे इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द F2 जनरेशन। F2 जनरेशन के लिए हमने F1 जनरेशन के पहले गैमीट फॉर्म करे, अब उन गैमीट को हम फ्यूज कराते हैं। तो उसके बाद जो हमें रेशियो मिलता है वो होता है फिनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1। ये पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जनरली पूछा जाता है F2 जनरेशन में। इस क्रॉस में सपोज कीजिए उन्होंने क्रॉस दे दिया और पूछा कि F2 जनरेशन का फिनोटिपिक रेशियो क्या है, लिखिए। इस क्रॉस को कौन सा लॉ एक्सप्लेन कर रहा है, तो हमें ये लॉ लिखना है। इन दिस इनहेरिटेंस ऑफ मोर देन 1 पेयर, जब हम एक से ज़्यादा पेयर को स्टडी करते हैं साइमल्टेनियसली, एक साथ, तो क्या होता है, जो फैक्टर्स और जीन्स होते हैं ऑफ ईच पेयर ऑफ कैरेक्टर, जो फैक्टर्स थे, जो जीन्स थे हर कैरेक्टर के लिए, वो असॉर्ट आउट होते हैं इंडिपेंडेंटली। वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट आउट हुए, दोनों हमने एक साथ लिए थे RRYY, बट ये असॉर्ट आउट हो गए, अलग अलग सेपरेट आउट हो गए ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन। जब गैमीट का फॉर्मेशन हुआ तो वो दोनों जीन ही एक दूसरे से सेपरेट आउट हो गए। इट इज कॉल्ड एज मैंडल सेकंड लॉ ऑफ हेरिडिटी। इसीलिए ये वाला जो लॉ है दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसे हम डायहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू ही, उसके बेसिस पे ही समझा सकते हैं। क्रॉस दे सकते हैं, लॉ पूछ सकते हैं, फिनोटिपिक रेशियो पूछ सकते हैं, और ये भी पूछ सकते हैं कि F1 जनरेशन में कौन से कैरेक्टर शो हुए, F2 जनरेशन में कौन से कैरेक्टर शो हुए, राइट डाउन द फिनोटिपिक रेशियो। ऐसे सब पार्ट्स, एक ही क्वेश्चन को वो 4 पार्ट्स में करके दे सकते हैं और 4 नंबर का क्वेश्चन इजीली बन जाता है।
तो हमें ध्यान रखना है कौन सी क्रॉस है, कौन सी क्रॉस के बेसिस पे हम कौन से लॉ एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये हमें पूरा ध्यान रखना है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू हम 3 लॉज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, डाइहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब जो लास्ट क्वेश्चन बनता है इस सेक्शन से वो होता है सेक्स डिटर्मिनेशन। इस पे मॉरल बेस्ड क्वेश्चन भी बनता है, हाउ कैन वी डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अ बेबी। बेबी का हम सेक्स किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो सेल्स होते हैं, 2 तरीके के सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, 2 तरीके के सेल्स हैं, जर्म सेल्स एंड द सोमैटिक सेल। जर्म सेल और सेक्स सेल एंड द अदर वन इज सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल सब में कॉमन होता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। और सेक्स सेल जो मेल सेक्स में, मेल की बॉडी में मेल सेक्स होंगे, फीमेल की बॉडी में फीमेल सेक्स होंगे। अब सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हेडक्वार्टर होता है उसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल, दैट इज क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में जैसा कि हमने देखा जीन प्रेजेंट होते हैं। अब क्वेश्चन मतलब जो यहाँ पे जिस इस सेक्शन में हमें जो चीज स्टडी करनी है वो है टाइप ऑफ क्रोमोसोम। 2 तरीके के सेल हैं तो 2 तरीके के क्रोमोसोम होंगे। सेक्स सेल एक होगा सोमैटिक सेल और एक होगा सेक्स सेल, और वी कैन से द जर्म सेल और द सेक्स सेल। इसी तरीके से 2 तरीके के क्रोमोसोम भी होंगे। सोमैटिक सेल में सोमैटिक क्रोमोसोम्स होंगे और जर्म सेल्स में या सेक्स सेल में सेक्स क्रोमोसोम होंगे, जो कि बेबी का नेक्स्ट प्रोजेनी का सेक्स डिटरमाइन करते हैं। तो टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, तो यहाँ पे हमें 2 तरीके के क्रोमोसोम पढ़ने हैं, ऑटोसोम और एलोसोम, आर नोन एज सोमैटिक क्रोमोसोम। ये वो क्रोमोसोम होते हैं जो सोमैटिक सेल्स में पाए जाते हैं। सोमैटिक सेल कौन से थे, जो सब में प्रेजेंट थे, सब में कॉमन थे। एलोसोम कौन से होते हैं, ये सेक्स क्रोमोसोम। जो एलोसोम होते हैं ये वो क्रोमोसोम होंगे जो जो सेक्स सेल्स में प्रेजेंट होंगे। एलोसोम्स कौन से क्रोमोसोम होते हैं, 2 तरीके के क्रोमोसोम पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर। एक तो होता है ऑटोसोम जो सोमैटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं, सोमैटिक सेल सब में कॉमन होता है, कंटेन जीन्स फॉर सोमैटिक कैरेक्टर। और एलोसोम ये वो क्रोमोसोम होते हैं जो सेक्स सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, ये पर्सन का सेक्स डिसाइड करते हैं। अगर मेल पे मेल सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, फीमेल में फीमेल सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। तो 2 तरीके के क्रोमोसोम हो गए, ऑटोसोम जो सब में कॉमन होंगे, एलोसोम जो मेल में जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, मेल में मेल सेक्स क्रोमोसोम होगा, फीमेल में फीमेल सेक्स क्रोमोसोम होगा। अब XX फीमेल और XY मेल, ये हमें किस केस में देखने को मिलता है। फादर में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे वो होंगे 46, दैट इज 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। 46 हो गए टोटल क्रोमोसोम, जिसमें से 44 क्रोमोसोम्स तो हो गए सोमैटिक क्रोमोसोम, और XY जो हो गए ये हो गए, ये कौन से क्रोमोसोम है, ये है एलोसोम, जो कि सेक्स क्रोमोसोम है, जो सेक्स डिसाइड करेंगे नेक्स्ट प्रोजेनी का, नेक्स्ट जनरेशन का। मदर के केस में 44 सोमैटिक क्रोमोसोम और XX। अच्छा, अब यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है सेक्स क्रोमोसोम की वो किस तरीके से है, मेल के केस में है XY और फीमेल के केस में है XX। होमोजाइगस कंडीशन किस में है, फीमेल में, और हेटेरोजाइगस कंडीशन किस में है, मेल में। अब जब हम इनका फर्टिलाइजेशन कराते हैं तो सेपरेट आउट हो गए XY XX। अब जब ये X कंबाइन होगा विद दिस X ऑफ मदर, इट विल लीड टू गर्ल चाइल्ड। दिस Y विल कंबाइन विद, अगर X जो है फादर का X मदर की X के साथ कंबाइन होता है तो गर्ल चाइल्ड का फॉर्मेशन होगा। अगर फादर का Y मदर के X के साथ कंबाइन होता है तो फिर वो बॉय चाइल्ड होगा। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो सेक्स क्रोमोसोम है वही जो प्रोजेनी है उसका सेक्स डिसाइड कर रहे हैं। किस तरीके से डिसाइड कर रहे हैं, जो फादर है वही रिस्पॉन्सिबल है सेक्स डिटरमाइन करने के लिए, क्योंकि उसके पास हेटेरोजाइगस कंडीशन है, उसकी जो कंडीशन है सेक्स क्रोमोसोम की वो हेटेरोजाइगस है। यहाँ पे X और Y दोनों प्रेजेंट हैं। इस वजह से क्या होगा, इस वजह से क्या देखने को मिलेगा हमें, जो फादर होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अ बेबी, क्योंकि फीमेल के पास तो होमोजाइगस कंडीशन है। अब जब इसका X फादर के X के साथ कंबाइन होगा तो गर्ल चाइल्ड फॉर्म होगी। जब इसका X फादर के Y के साथ कंबाइन होगा, मतलब क्रोमोसोम, जब इसका X मदर का X क्रोमोसोम फादर के Y क्रोमोसोम के साथ कंबाइन होगा तो फिर बॉय चाइल्ड का
जो है डेवलप होगा। तो मतलब फादर ही रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें से मॉरल बेस्ड क्वेश्चन भी बनता है कि फादर मतलब मदर को जो फीमेल होती है उन्हें क्रिटिसाइज किया जाता है फॉर गिविंग द बर्थ टू बेबी गर्ल, बट ऐसा नहीं होता है। तो मॉरल बेस्ड क्वेश्चन बनने के भी चांसेस होते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से हम सेक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं, एक्स वाई फीमेल और एक्स एक्स फीमेल। अब ये ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे अलग है। यहाँ पर जो फीमेल है वो एक्स वाई हेट्रोजाइगस है और जो मेल है वो होमोजाइगस है। अभी हम क्या पढ़ रहे थे, जो ह्यूमन के केस में जो होमोजाइगस सिचुएशन होती है वो फीमेल में होती है, जो हेट्रोजाइगस सिचुएशन होती है वो मेल में होती है। यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट है, वाइस वर्सा है। बट ये वाली ऑर्गेनाइजेशन हमें किस में देखने को मिलती है? ये वाली ऑर्गेनाइजेशन हमें बर्ड्स, फिशेज एंड रेप्टाइल्स में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हमारा हेरिडिटी चैप्टर खत्म होता है। जो लास्ट चैप्टर है वो है एनवायरमेंट चैप्टर। इस पे से एनवायरमेंट बेस्ड क्वेश्चन, मॉरल बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकते हैं। एनवायरमेंट, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ living organisms. It is, we can say, it is the area in which all living organisms are we can say present in the combined form, or they are living, they are residing a particular area. Living organisms include plants as well as animals. Ecosystem एक वो हैबिटेट होता है, वो एरिया होता है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट और एनिमल्स जो होते हैं एक साथ रिसाइड करते हैं, और इसी पूरे हैबिटेट को हम, उस हैबिटेट को हम इकोसिस्टम नेम देते हैं। इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, एबायोटिक फैक्टर एंड बायोटिक फैक्टर। इकोसिस्टम दो कंपोनेंट्स का बना हुआ होता है, बायोटिक फैक्टर का और एबायोटिक फैक्टर का। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वो राइट डाउन द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो एबायोटिक फैक्टर में क्या आता है? यहाँ पर आता है ट्रीज, विंड, माउंटेन्स एटसेट्रा। एबायोटिक फैक्टर में सॉइल, वाटर, ये सब भी यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। सॉइल, वाटर, जो एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, ट्रीज, ये सब चीजें हमें एबायोटिक फैक्टर्स में देखने को मिलेगी। और बायोटिक फैक्टर्स में लिविंग चीजें, ये सारी लिविंग नहीं थी, बट ये इकोसिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट थी, जो इकोसिस्टम में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सॉइल, ट्रीज, विंड एंड वाटर। ऑन द अदर हैंड बायोटिक फैक्टर्स में क्या आते हैं? सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, producers, consumers and decomposers. Producers which will produce their own food, that is plants. Consumers which feeds on producer, जो producer से अपनी nutrition obtain करेंगे उन्हें हम consumer कहेंगे, तो they are again a part of ecosystem. Then the decomposers जो feed करते हैं on consumers, जो consumers को feed करते हैं और उनसे अपना nutrition लेते हैं, उन्हें हम consumers कहते हैं. So they all combinedly forms the ecosystem. Ecosystem is the combined form of both biotic and abiotic factors. Food chain is यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है। फूड चेन की डेफिनेशन पूछी जाती है, फूड चेन के टाइप्स पूछे जाते हैं, या आपको कोई फूड चेन दे दी है उसे बोलते हैं कि आप इसमें लिखिए एनर्जी कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हो रही है, ट्रॉपिक लेवल्स बताइए। फूड चेन क्या होता है? इसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो फीड करता है, वो अपना न्यूट्रिशन लेता है फ्रॉम सम अदर एनिमल एंड द एनर्जी इज दस ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल। अब ट्रॉपिक लेवल क्या होता है? ट्रॉपिक लेवल वो पोजिशन होती है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑक्यूपाई करते हैं। ट्रॉपिक लेवल जैसा कि मैंने कहा, ट्रॉपिक लेवल इकोसिस्टम में कोई भी एक पोजीशन है, नॉट दैट पोजीशन। सपोज कीजिए ये डियर है, तो डियर किस पे फीड कर रहा है? ट्रीज पे फीड कर रहा है, तो ये क्या हुआ? ये हो गया हर्बीवोर। तो ये ट्रॉपिक लेवल है। इसका ट्रॉपिक लेवल क्या होगा? अगर हम फूड चेन देखें तो ये हो गया हमारा प्रोड्यूसर, ये हो गए हमारे कंज्यूमर और ये हो गए हमारे हायर कंज्यूमर। तो ये जो हमने पोजीशन असाइन कर दी, ट्रीज को हमने क्या बोला? प्रोड्यूसर, डियर को हमने क्या बोला? हर्बीवोर। तो हमने पूरे इकोसिस्टम में ऑर्गेनिजम्स को एक पोजीशन असाइन कर दी, तो उसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल, देन टर्शरी ट्रॉपिक लेवल। तो इस तरीके से हमने सब ऑर्गेनिजम्स की पोजीशन असाइन कर दी, क्योंकि एक फूड चेन है।
इकोसिस्टम में बहुत सारी फूड चेन होती है, तो कोई सी भी फूड चेन दे सकते हैं और आपसे ट्रॉपिक लेवल के बारे में पूछ सकते हैं। तो ट्रॉपिक लेवल, जैसा कि मैंने क्या कहा, ट्रॉपिक लेवल एक पोजीशन होती है जो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को असाइन करते हैं इन एन इकोसिस्टम। जो इकोसिस्टम में एक पोजीशन हमने दे दी, या तो वो हर्बीवोर होगा, प्रोड्यूसर होगा, कार्निवोर होगा या डिकम्पोजर होगा, तो हमने उसको एक पोजीशन दे दी, उसी को हम ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। अब यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ फूड चेन देख पा रहे हैं। फूड चेन मतलब ऑर्गेनिजम्स फीड्स ऑन some other organisms in order to obtain their nutrition, और इसी तरीके से जो एनर्जी होती है वो ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अदर। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम 3 तरीके की फूड चेन देख पा रहे हैं। सबसे पहला ट्रीज है, जो कि जिस पर फीड करेगा डियर। तो ट्रीज तो हो गए प्रोड्यूसर, डियर हो गया हर्बीवोर, और इस डियर पे फीड कर रहा है लायन, तो वो हो गया कार्निवोर। सेकेंड फूड चेन फ्लावर, इस पे कौन फीड करेगा, फ्लाइज। इस पे फीड करेगा फ्रॉग, देन फ्रॉग पे फीड करते हैं स्नेक, स्नेक से देन ईगल। ये थी हमारी दूसरी फूड चेन। तीसरी फूड चेन है फ्लावर, फ्लावर पे फीड करेंगे, एक्वाटिक फूड चेन है, दिस वन इज एक्वाटिक फूड चेन। इस पे फीड करेंगे स्मॉल फिशेस, स्मॉल फिशेस पे फीड करेंगे लार्जर फिश देन बर्ड्स, ईगल और वल्चर। तो ये हमने टाइप्स ऑफ फूड चेन देखी, ये हमने टेरेस्ट्रियल फूड चेन देखी, ये हमने एक्वाटिक फूड चेन देखी, हमने फ्लोरल फूड चेन देखी। तो 3 तरीके की फूड चेन हमने यहाँ पर देखी है। तो वो पूछ सकते हैं, राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ, डिफाइन द फूड चेन एंड ऑल्सो डिस्क्राइब दिस फूड चेन, और राइट 1 or 2 एग्जाम्पल ऑफ फूड चेन। तो आपको किसी का भी एग्जाम्पल लिखना है, एक्वाटिक भी लिख सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी लिख सकते हैं। ट्रॉपिक लेवल, जैसे कि मैंने कहा, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म वी असाइन द पोजीशन टू ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में हम हर ऑर्गेनिज्म को एक पोजीशन असाइन कर देते हैं। तो प्रोड्यूसर हम किसे बोल रहे हैं, जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं यूजिंग सोलर एनर्जी, जैसे कि प्लांट्स। फिर इन पे जो फीड करते हैं उन्हें हम प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। यहाँ पर एग्जांपल है ग्रास हॉपर। फिर इन ग्रास हॉपर पे जो फीड करेगा उसे हम सेकेंडरी कंज्यूमर कहेंगे, जैसे कि स्नेक। अब इस पे जो फीड करते हैं उन्हें हम बोलेंगे टर्जरी कंज्यूमर, यहाँ पे गिवन है फॉक्स। अब टर्जरी कंज्यूमर पे जो फीड करते हैं उन्हें हम बोलेंगे प्रीडेटर, जैसे कि वल्चर, ईगल एटसेट्रा। तो ये क्या है, ये हर ऑर्गेनिज्म को हम एक पोजीशन असाइन कर रहे हैं। ये प्रोड्यूसर है, ये कंज्यूमर है, ये डिकम्पोजर है, ये प्राइमरी कंज्यूमर है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है। तो मतलब हमने हर ऑर्गेनिज्म की एक पोजीशन असाइन कर दी है, और उस पोजीशन को ही हम ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। प्राइमरी ट्रॉपिक लेवल, सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल, टर्जरी ट्रॉपिक लेवल, इस तरीके से। नेक्स्ट, फूड वेब। द इंटरकनेक्टेड फूड चेन इज नोन एज फूड वेब। जब बहुत सारी फूड चेन एक दूसरे से कनेक्टेड होती है तो उसे हम फूड वेब कहते हैं। यहाँ पर बहुत सारी फूड चेन है, जैसे प्लैंटन को कौन फीड कर रहा है, रैबिट, माउस, ग्रास हॉपर। अब इस माउस पे कौन फीड कर रहा है, फॉक्स, बजर्ड। रैबिट पे कौन फीड कर रहा है, फॉक्स, बजर्ड। अब ग्रास हॉपर पे कौन फीड कर रहा है, फ्रॉग। यहाँ पर बेरीज है, बेरीज को कौन फीड कर रहा है, ग्रास हॉपर। फिर इस बेरीज को कौन फीड कर रहा है, टिटमाउस को कौन फीड कर रहा है, फॉक्स। बेरीज को बटरफ्लाई। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारी, मतलब एक फूड चेन नहीं है, यहाँ पे इंटरकनेक्टेड फूड चेन है, यूनिडायरेक्शनल नहीं है। ये सारी फूड चेन जो है इंटरकनेक्टेड हैं। तो इंटरकनेक्टेड फूड चेन को हम नाम देते हैं फूड वेब। अच्छा, यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है वो डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। फूड चेन जो होगी वो यूनिडायरेक्शन होगी, वो एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, जैसे कि वो इसी डायरेक्शन में जा रही है, पीछे नहीं जा रही है, ना वो ऐसे जा रही है ना वो ऐसे जा रही है, वो एक ही डायरेक्शन में, ये यूनि डायरेक्शनल होती है। और जो फ्लो ऑफ एनर्जी होता है, जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है तो उससे एनर्जी ऑब्टेन होती है। तो यहाँ पे जो एनर्जी का फ्लो है वो भी यूनि डायरेक्शनल है। ऑन दी अदर हैंड, फूड वेब के केस में क्या है, फूड वेब के केस में जो फूड चेन है वो इंटरकनेक्टेड है। ये इसको फीड कर रहा है, फिर इस पे कोई और फीड कर रहा है, इस पे कोई और फीड कर रहा है, इस पे कोई और फीड कर रहा है। तो ये यूनिडायरेक्शनल जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल, वो यूनिडायरेक्शनल नहीं है, ये मल्टी डायरेक्शनल होती है। तो इस तरीके से हमें दोनों में डिफ्रेंसिएशन करना है, दैट इज बिटवीन द फूड चेन एंड द फूड वेब। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से अराइज होता है वो होता है 10% लॉ, which is the most important question, 10% law for the transfer of energy। ठीक है, अब जब भी कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फीड करता है तो हम बोल रहे थे
कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी ट्रांसफर होती है। अब उस एनर्जी का अमाउंट कितना होता है, जो भी ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फीड करता है तो जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो सिर्फ और सिर्फ 10% होती है, इसीलिए हम इसको नाम देते हैं 10% एनर्जी फ्लो। 10%, सपोज कीजिए जो सन था उसने एनर्जी जो थी रेडिएट करी 1000 जूल, अब जो प्लांट को ऑब्टेन हुई वो हुई 100 जूल। 100 जूल प्लांट्स ने ऑब्टेन करी, मतलब 10% ही आगे तक पहुंची। सन ने तो पूरी दी थी, बट पूरी 1000 जूल एनर्जी दी थी, बट प्लांट को कितनी मिली, सिर्फ 100 जूल ही मिल पाई। जो 900 जूल थी वो एनवायरनमेंट में लॉस्ट हो गई। अब जब इस प्लांट्स को ये डियर जो कि हर्बीवोर है फीड करेगा तो एनर्जी ट्रांसफर होगी। अब कितनी ट्रांसफर होगी, इस 100 जूल का ओनली एंड ओनली 10% एनर्जी विल बी ट्रांसफर फ्रॉम प्रोड्यूसर टू डियर। मतलब प्लांट के पास कितनी आ गई, 100 जूल आ गई। अब 100 जूल का 10% ही डियर को मिलेगा, बाकी जो 90% होगा वो एनवायरनमेंट में लॉस्ट हो जाएगा। 100 का 10% कितना होगा, 10 जूल होगा, और 90 जूल जो होगा वो लॉस्ट हो जाएगा इनटू द एनवायरनमेंट। अब जब इस फीड पे जब इस डियर पे ये लाइन फीड करेगा तो इसमें से भी सिर्फ 10% ही, इसका भी सिर्फ 10% एनर्जी ही आगे ट्रांसमिट होगा, आगे ट्रेवल करेगा। मतलब इस 10 जूल का 10% कितना हुआ, 1 जूल हुआ। 1 जूल एनर्जी ही लायन को मिलेगी, बाकी 9 जूल एनवायरनमेंट में लॉस्ट हो जाएगी। अब इस लाइन पे जो भी डिकम्पोजर फीड करेगा उसको फिर वापस 1% ही मिलेगा, 10% ही मिलेगा। दैट इज 1 जूल का 10% कितना होगा, 0.1% ही आगे, 0.1 जूल ही आगे ट्रांसमिट होगा और 0.9 जूल एनवायरनमेंट में लॉस्ट हो जाएगा। 10% हमें किस तरीके से देखना है, यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होती है। जो भी प्राइमरी जो ट्रॉपिक लेवल था उसका सिर्फ 10% ही आगे जाता है, फिर जो बचा है उसका 10% आगे जाएगा। पहले वाले से नहीं काउंट करना है हमें। 1000 थी, 1000 से 100 पर आ गए, 100 का 10% आगे गया मतलब 10 जूल। अब इस 10 जूल का भी 10% आगे गया मतलब 1 जूल। अब इस 1 जूल का भी 10% आगे जाएगा यानी कि 0.1 जूल। मतलब जो बचता है उसका ही 10% आगे जाता है। आप पूरे उसका नहीं लेना है हमें 10% आगे जा रहा है, नहीं। और ये क्वेश्चन कभी घुमा के भी दिया जाता है कि कितना लॉस्ट हुआ, तो वो भी हमें ध्यान रखना है कि एनवायरनमेंट में कितना लॉस्ट हो रहा है। अगर 1000 है तो 10% आगे गया, 100 आगे गया, 900 लॉस्ट। अब 100 का 10% आगे गया, 10 जूल आगे ट्रॉपिक लेवल पे गया और 90 जूल लॉस्ट। अब उस 10 का भी 10% गया तो मतलब 1 जूल मिला आगे वाले ऑर्गेनिज्म को और 9 जूल लॉस्ट। अब उस 1 जूल का भी आगे गया तो 0.1 जूल मिला और 9 जूल लॉस्ट। इस तरीके से हमें ध्यान देना है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये भी पूछा जाता है। इन्वायरमेंट से भी क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं क्योंकि इन्वायरमेंट बेस्ड होता है, बच्चे इजीली लिख सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन जो होते हैं सिंपल होते हैं, आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जैसा कि हमें पता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करने के लिए जो फार्मर्स होते हैं वो पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया। जिस वजह से क्या होता है, ये जो पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स होते हैं वॉश ऑफ होकर नियर बाय वाटर बॉडीज़ में जाते हैं। अब ये पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स किसके बने हुए होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इन सब के बने हुए होते हैं, न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं। जब ये वाटर बॉडी में जाते हैं तो वहाँ पर एक्यूमुलेट होते जाते हैं। अब ये न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक है, न्यूट्रिएंट की एक्यूमुलेशन होते ही वहाँ पे एल्गी ग्रो करने लग जाती है। अब एल्गी इतनी तेज़ी से ग्रो करती है कि थोड़े दिन में ही पूरी वाटर बॉडी जो होती है पूरी एल्गी से कवर हो जाती है। तो जो एक्सेसिव ग्रोथ होती है, जो एक्सेसिव ग्रोथ हो गई है एल्गी की, उसे हम एल्गल ब्लूम कहते हैं। अब नीचे पानी है, ऊपर एल्गी है। एल्गी ने क्या करा, जो वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन थी उसने पूरी ले ली, उसने यूज़ करी, क्योंकि एल्गी फोटोसिंथेसिस करता है, तो उसने धीरे धीरे सारी ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लिया फॉर इट्स सर्वाइवल। जिसकी वजह से क्या हुआ, जो वाटर बॉडी थी अब उसे ना तो सनलाइट मिल पा रही है क्योंकि ऊपर एल्गी है, नीचे पानी है, पानी में ना तो सनलाइट का एक्सपोजर हो रहा है और यहाँ पे जितनी भी डिजोल्व ऑक्सीजन थी वो भी सारी एल्गी ने ले ली। तो ऑक्सीजन की डिमांड हो गई, पानी के अंदर ऑक्सीजन की डिमांड हो गई, जिसकी वजह से क्या होगा, जो एक्वाटिक फ्लोरा और फौना थे वो ऑक्सीजन डिफिशियंसी की वजह से मर जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। तो जो एक्वाटिक फ्लोरा और फौना थे वो मर गए और इसी प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस थी जिसमें एक्सेसिव ग्रोथ हुई एल्गल ब्लूम की, एल्गी के ग्रो होने,
एल्गल ब्लूम जिसे हम कहते हैं, एक्सेसिव ग्रोथ जो होती है एल्गी की, उसे हम एल्गल ब्लूम कहते हैं। एल्गल ब्लूम की वजह से ही जो ऑक्सीजन थी वो सारी यूटिलाइज हो गई। ऑक्सीजन यूटिलाइज होते ही जो एक्वाटिक फ्लोरा और फौना थे वो मर गए, और इसी प्रोसेस को हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं। अब यहाँ पे जो एक और टर्म है जो इंटरलिंक्ड होती है इसी यूट्रोफिकेशन से, वो ये होती है कि जो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स वॉश ऑफ होकर वाटर बॉडी में आए थे, उन्हें पहले कौन फीड करता है, उन्हें पहले कौन यूटिलाइज करेगा, फाइटोप्लैंक्टन जो उस वाटर बॉडी में मौजूद थे। अब उस फाइटोप्लैंक्टन पे कौन फीड करेगा, जू प्लैंक्टन। अब उस जू प्लैंक्टन पे कौन फीड करेगा, स्मॉल फिशेस, स्मॉल पे लार्ज फिशेस, एंड फाइनली लार्ज फिशेस को कौन ऑब्टेन करता है, कौन इनटेक करता है, ह्यूमन बींग्स। तो जो पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड फील्ड से होते हुए वाटर बॉडी में आए थे, वाटर बॉडी से वो किसकी बॉडी में गए, फाइटोप्लैंक्टन में, फाइटोप्लैंक्टन से जू प्लैंक्टन में, जू प्लैंक्टन से स्मॉल फिश, स्मॉल फिश, मतलब वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में आगे ट्रांसमिट होते जा रहे हैं। तो मतलब केमिकल का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ता जा रहा है। पहले फाइटोप्लैंक्टन में था, अब उससे उस पे फीड किसने करा, जू प्लैंक्टन में, तो उससे ज्यादा किसमें हो गया, जू प्लैंक्टन में। जू प्लैंक्टन पे किसने फीड करा, स्मॉल फिश पे, तो स्मॉल फिश में ज्यादा कंसंट्रेशन हो गया। अब स्मॉल फिश पे फीड करा लार्ज फिश ने, तो उसमें उससे ज्यादा कंसंट्रेशन हो गया। और फाइनली स्मॉल फिशेस पे, लार्ज फिशेस पे किसने फीड करा, ह्यूमन बींग्स ने। तो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन जो होता है केमिकल का, जो पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड थे वो केमिकल के बने थे, वो न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक थे। तो चलते 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 ह्यूमन बींग्स तक आ गए, और ह्यूमन बींग्स तक जो होता है केमिकल का एक्यूमुलेशन हो जाता है, और इस ही प्रोसेस को, इस कंप्लीट प्रोसेस को हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो ह्यूमन में हमें जो कंसंट्रेशन है केमिकल का सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, एल्गल ब्लूम, यूट्रोफिकेशन एज वेल एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड विद ईच एंड अदर। क्योंकि एनवायरनमेंट है, हमें पता है हर चीज़ एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, हर चीज़ एक दूसरे से लिंक्ड है, तो सब चीज़ जो है लिंक्ड होगी, और एक फिनोमेना दूसरे फिनोमेना का कारण बन सकता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एज वेल एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ये पूछा जा सकता है। द ओजोन लेयर, हमें पता है जो ओजोन लेयर होती है ट्राई एटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट होती है, दैट इज इस तरीके से ऑक्सीजन जो है हमें देखने को मिलती है। अब ऑक्सीजन इज फाउंड इन द O3 फॉर्म in the Earth's upper or and the lower atmosphere. The ozone layer situated, इसका जो लेयर होती है, एटमोसफेयर कंसिस्ट ऑफ मैनी लेयर्स। तो जो ओजोन लेयर होती है वो स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 to 30 किलोमीटर। ओजोन लेयर का फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज द मेन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ ओजोन लेयर, ये हमें पता होना चाहिए, कई बार हम बेसिक चीजें ही भूल जाते हैं। तो ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाय अब्सॉर्बिंग हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फ्रॉम सन। जो सन से हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एमिट होती है उससे हमें प्रोटेक्ट करती है। एक तरीके से शीट का काम करती है, ब्लैंकेट का काम करती है, अर्थ के अराउंड प्रेजेंट होती है इसलिए हमें बचा के रखती है, ब्लैंकेट का काम करती है, शीट का काम करती है। अब जो ओजोन लेयर इज बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय द यूज ऑफ CFCs, मतलब जो CFCs हम यूज कर रहे हैं फॉर आर डोमेस्टिक पर्पसेस, उस वजह से जो ओजोन लेयर वो डिप्लीट होती जा रही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे मॉरल बेस्ड क्वेश्चन भी बनता है। Why does the ozone is depleting day by day? What is the reason behind that? Other substances, ozone depletion progressing globally except in the tropical zone. अब हम बोल रहे हैं CFC की यूटिलाइजेशन की वजह से, जो हम CFCs यूज कर रहे हैं हमारे घरों में, उसी वजह से ओजोन जो है डिप्लीट होती जा रही है। अब वो हो किस वजह से रहा है, हमें वो भी कई बार एक्सप्लेन करना होता है। एक दो इक्वेशन होती है जिसे हम लिख देंगे तो हम डायरेक्टली शॉर्ट आंसर में पूरी ओजोन डिप्लीशन को समझा सकते हैं। किस तरीके से होगा ओजोन डिप्लीशन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि किसके थ्रू एमिट होते हैं, किसके थ्रू बाहर रिलीज होते हैं, वो होते हैं थ्रू द ACs, थ्रू हम जो स्प्रे यूज़ करते हैं हमारे घरों में, तो इसके थ्रू जो होता है CFCs बाहर एमिट आउट होते हैं इन द एनवायरनमेंट। अब क्या होता है, CFCs जो होते हैं ये फ्री रेडिकल, क्लोरीन का जो फ्री रेडिकल होता है उसे रिलीज करते हैं। अब ये जो फ्री रेडिकल होगा ये ऊपर एटमॉस्फेयर में जाके ओजोन के साथ बाइंड करता है। ओजोन जो होती है ब्रेक डाउन होती है इनटू ऑक्सीजन एटम, इनटू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और यहाँ पर जो क्लोरीन होता है वो ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के एटम के साथ बाइंड हो जाता है, क्योंकि वो फ्री रेडिकल था, वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो गया। अब जो ओजोन थी हमारी वो डिप्लीट हो गई, जो ओजोन का जो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल था वो ब्रेक हो गया, और वो ओजोन जो है ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गई। तो इसी तरीके से अब हर
क्लोरीन एटम जो है ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता जाएगा और ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल जो ऑर्गेनाइजेशन था ओजोन का वो ब्रेक डाउन होता जाएगा और इस तरीके से जो ओजोन होती है वो डिप्लीट होती जाती है डे बाय डे। अब ओजोन होल जो हम बोलते हैं वो क्या होता है? ओजोन होल कोई होल नहीं हो गया है, ओजोन लेयर में कोई होल नहीं है, बस इसकी जो थिकनेस थी वो कहीं किसी किसी पॉइंट पे थिन होती जाती है, उसी को हम ओजोन होल भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे बनता है क्योंकि हमारी डे टू डे लाइफ से कनेक्टेड है, हम इसे कोरिलेट कर सकते हैं। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच कैन बी अराइज फ्रॉम दिस सेक्शन। मैनेज द गार्बेज वी प्रोड्यूस, दिस इज द लास्ट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर। टाइप ऑफ वेस्ट, हमें पता है हम गार्बेज को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गार्बेज, गार्बेज कितने तरीके का होगा, ये हम शुरू से ईवीएस वगैरह में पढ़ते आए हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ गार्बेज और वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल दैट कैन बी easily degraded by the microorganisms present in the atmosphere, and non biodegradable are those in waste which cannot be degraded by the microorganism, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिग्रेड नहीं होते हैं और हैंस दे बिकम पोल्यूटेंट, वो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान करते हैं, हार्म करते हैं और एक तरीके से एक पोल्यूटेंट का काम करने लग जाते हैं। अब मेथड्स ऑफ सेफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, अब इस वेस्ट को हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं सो दैट इट वोंट गेट अफेक्ट और इट वोंट अफेक्ट द एनवायरनमेंट, ये एनवायरनमेंट को अफेक्ट ना करे, इस तरीके से हम वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं, उसका डिस्पोजल कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं? दो मेथड है यहाँ पर, डंपिंग एंड कंपोस्टिंग। डंपिंग में क्या होता है, जितना भी जो वेस्ट है जो म्यूनिसिपैलिटीज़ वगैरह डे टू डे हमारे यहाँ से कलेक्ट करती है, जो डेली रूटीन का जो वेस्ट होता है वो कलेक्ट किया जाता है और एक पर्टिकुलर एरिया में वहाँ पे जाके डंप कर दिया जाता है। अब उस पूरे वेस्ट में से बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से सेपरेट आउट किया जाता है। क्यों होता है ये? सो दैट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम फिर से यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, उससे हम मैन्योर प्रिपेयर कर सकते हैं जिसे हम एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होगा उसको हम क्या करते हैं, उसे हम रिसाइकिल करते हैं और उसे हम रीयूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम उसे बर्न करेंगे तो टॉक्सिक गैसेज रिलीज होगी, अगर उसे हम ऐसे ही डंप कर देंगे इन एन ओपन एरिया तो भी वो हार्मफुल होंगे फॉर द एनवायरनमेंट। तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है कि हम उस नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की जो फॉर्म है उसको ही चेंज कर दें, उसको रिसाइकिल कर दें और उसको फिर रीयूज़ कर लें। और जो दूसरा मेथड है यहाँ पर है वो है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग पिट्स होते हैं, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हमने डंपिंग जोन से, डंपिंग एरिया से सेपरेट आउट किया था, वहाँ पे हमने दोनों वेस्ट को सेपरेट आउट कर दिया था, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल को। अब जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको हम कंपोस्ट पिट में लेके जाते हैं, वहाँ पे हम उसे सॉइल से कवर कर देते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं और फिर वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपनी प्रोसेस करते हैं और उसका डिग्रेडेशन करते हैं और मैन्योर प्रिपेयर हो जाता है। तो मतलब एक में तो हमने वेस्ट को सेपरेट आउट किया, दूसरे में हमने उस बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से मैन्योर प्रिपेयर किया। तो इस तरीके से हमने वेस्ट का मैनेज कर लिया। मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं और इसी तरीके से हम पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है ख़त्म होता है। जो पूरा टर्म 2 सिलेबस है क्लास 10th का वो हमने रिवाइज कर लिया है। क्वेश्चन कहाँ से किस किस तरीके से फ्रेम होते हैं वो भी हमने देख लिया है। तो यही हमारा मोटिव था। थैंक यू सो मच।